हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद हाशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कांस्टेबल 2026 हिंदी पे चैप्टर बाई चैप्टर प्रैक्टिस लिस्ट साइट लेकर आया हूँ मैं आपके। जो हमारे जो लोग यूट्यूब पर 1 घंटे में वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उसे कम से कम समय में यानी कि 5-10 मिनट में उसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को मेरे साथ प्रश्न देखने हैं, क्योंकि आप अगर मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये पीडीएफ ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आपके क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आपके सारे टॉपिक क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये हमारी जो सीरीज रहेगी, टॉपिक टू टॉपिक रहेगी, चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये पहला टॉपिक वर्णमाला का है, 2 टॉपिक है वर्णमाला के, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, फिर क्रिया है, फिर वाच्य है, फिर काल है, अव्यय है, लिंग वचन कारक हैं, फिर उपसर्ग प्रत्यय है, संधि है, संधि समास है। ये बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें देखने मिलेंगे और स्टूडेंट, तो आप लोग मेरे साथ बने रहना अच्छे से और सारे टॉपिक देख लेना, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले पहले टॉपिक में क्या क्या है। तो देखो पहला टॉपिक वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं भाई, तो इसमें कहा है कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला। वर्णमाला में 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, और यह चिन्ह लिपि का क्रमबद्ध लिखना होता है, और हमारी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा का मूल इकाई क्या है। तो भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि। वर्ण जो होती है वो लिखित होती है। जैसे का है तो ये अक्षर हमारा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये का जो है ये वर्ण है। जिसके अंदर हमारे यानी कि स्वर नहीं छिपा से वर्ण कहते हैं, जिसके अंदर स्वर छिपा होता है अक्षर कहते हैं, और ध्वनि जो है ये मौखिक ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई जो है मौखिक है, ध्यान रखने बात भी, ठीक है। सब चीज़ समझा कर चलूँगा स्टूडेंट, आप आराम से बने रहने मेरे साथ। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य, जिसके टुकड़े ना हो सके। तो ये जैसे हमारे पास अक्षर है का है, तो ये हमारे पास का, ये क्या है, अक्षर है, और जो इसमें बड़ है ये हमारा का है, जिसके आप टुकड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसे हम बड़ कहते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये अक्षर है, और अगर ये ऐसे है तो ये वर्ण है, क्योंकि इसके टुकड़े अब नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है कि वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्णों के, 2। कौन कौन से, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे ये हैं, और ये कितने होते हैं, स्वर हमारे पास 11 होते हैं। कितने, 11 स्वर हमारे पास 11 हैं। और हमारे पास जो अयोग्य है, ये अयोग्य कहलाते हैं। अंगोराहा ये क्या कहलाते हैं, अयोग्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उच्चारण का दर्प अगर पूछता है कि उच्चारण का स्वर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। उच्चारण का दर्प कितने होते हैं, 10। हिंदी निथल्य में कितने, 11 हैं, और परंपरागत दृष्टि से कितने, 13। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्वर ये है, और व्यंजन कितने, 33 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, स्वर हो गई हमारे, इनकी मूल स्वर संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। स्वर 11 होते हैं, इसमें मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिन्हें हस्वर भी कहते हैं, या लघु स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। 4 3 ये होगा, 4 ये होगा, 7। जो शुरू वाले हैं इन्हें सजाते स्वर कहते हैं, और जो ये वाले हैं इन्हें विजाते कहते हैं, इन्हें अयोग्य कहते हैं। अगर सेपरेट पूछता है इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। इन दोनों क्या कहते हैं, अयोग्य। इन दोनों को अयोग्य। अंग और आह को अयोग्य। अगर एक एक को पूछता है कि अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग, दोनों को अयोग्य कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो तुम्हारे दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये हमारे सजाते संधि भी कहलाते हैं। और छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा होता है, विजाते कहलाते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त स्वर जो मिलकर बने हैं, किस किस से मिलकर बने हैं, जो छोटा छोटी से मिलकर बने हैं, छोटा प्लस ए से मिलकर बने, छोटा प्लस दो से मिलकर, छोटा प्लस ओ से मिलकर बने हैं, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और इनकी कितनी होती है, 4 होती है। छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो, ध्यान रखना क्वेश्चन। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सभी स्वर दीर्घ होने चाहिए। किस समूह में स्वर होने चाहिए, तो हमें पता चल गया कि इसमें री जो है हमारा सभी स्वर, ला है, ठीक है। ये हमारा व्यंजन आ गया इसमें, ये आ है, बड़ा है, ओ है, ये इसमें ओ आ गया। और इसमें हमें बताना सभी स्वर दीर्घ बताने, इसमें छोटा जो आ गया नहीं, मूल स्वर भी आ गया। क्या आ गया, मूल स्वर। यहाँ भी मूल स्वर आ गया। तो हमें सभी दीर्घ बताने, तो बड़ी, बड़ाऊ, छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ाऊ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी दीर्घ है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। तो स्वरों का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से होता है, ध्यान रखना। स्वरों का उच्चारण, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से होता है, ध्यान रखना। भाषा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं। भाषा के आधार पर स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हस्वर, वो भाषा का 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है हाशु या लघु, दूसरा दीर्घ, और तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिनका प्रयोग पहले करते थे, जब राम लिखते नाम। एक संख्या 1 होती है, ओम की तरह बनता है प्लुत स्वर, ध्यान रखना। इनकी संख्या 1 होती है, प्लस स्वर की संख्या 1। अगर ये पूछता है कि मात्रा के आधार स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कुछ अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय तो उन्हें क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। हास्य स्वरों से अधिक समय लगेगा तो दीर्घ, हास्य से अधिक तो हास्य से अधिक लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ, और दीर्घ से अधिक लगेगा तो उसे कहेंगे प्लुत। ध्यान रखना क्वेश्चन। जिन स्वरों को उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो जिन स्वरों को उच्चारण दो मात्रा लगती है उन्हें कहते हैं गुरुस्वर। क्या कहते हैं, गुरुस्वर। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, गुरुस्वर। जिन स्वरों को उच्चारण में दो ठीक है, यह दो मात्रा का सिंबल ये होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जो ध्वनित ना स्वर है ना व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं, जो ठीक है ना स्वर है ना व्यंजन है उन्हें कहते हैं अयोग्य। क्या कहते हैं उन्हें, अयोग्य। इनकी संख्या दो होती है, अंगुरहा, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे बेशर कहते हैं, ये बात तो पता ही होगा आपको। ठीक है, जो ध्वनि स्वर ना है ना व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं, अयोग्य कहते हैं। इनकी संख्या दो होती है, अंग और हा, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे बेशर कहते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या 11 है। कितनी है, 11 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर चार होते हैं, छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो। तो देख लो कौन सा नहीं है, तो छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो, ये होते हैं संयुक्त स्वर। तो छोटा है, बड़ा है, छोटा ओ नहीं है, इसमें बड़ा ओ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत छोटा हुआ है, बड़ा ओ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ओ नहीं होता है। ये होते चार, छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो। तो ऐसे पहचान करना आपको। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो मुख्यतः भेद कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर और संधि स्वर कहते हैं। देन उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो मुख्य भेद कौन कौन से हैं, तो मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर ये दो प्रकार के होते हैं। जीभ के भाग के आधार पर कौन सा, अग्रस्वर, मध्य स्वर और जितना उदासीन भी कहते हैं पश्वर। अग्रस्वर होते हैं छोटी, छोटा, बड़ी, छोटा है, बड़ा है। मध्य स्वर होते हैं छोटा, और पश्वर होता है बड़ा, छोटे, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो। ध्यान रखना है ये मत। हास्यवरों की संख्या कितनी होती है, हास्यवरों की संख्या चार होती है, छोटा, छोटी, छोटा हो, छोटे। ठीक है, हास्यवरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है, छोटा, छोटी, छोटा हो, ऋषि, ऋषि। ये इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं हास्यवरों को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीर्घ स्वर गुरु स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो किन दो उपभेदों से बांटे जाते हैं, तो ध्यान, सजातीय और विजातीय, जिन्हें संयुक्त भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। सजातीय स्वर की संख्या तीन होती हैं। कितनी होती है, तीन, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ध्यान रखना, सजातीय हो गए। और जो विजातीय होती है इनकी संख्या चार होती है, बड़ाए, बड़ाए। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को जिन दो उपभेदों में बांटा गया है, तो सजातीय और विजातीय बांटा गया है। ध्यान रखना, विजातीय संयुक्त स्वर भी कहते हैं, सजातीय भी। ठीक है, संयुक्त स्वर छोटा है और बड़ा है, छोटा और बड़ा का निर्माण किन किन स्वरों के मेल से होता है। आ प्लस ई से छोटा ही बनता, आ प्लस ए से बड़ा ही बनता, आ प्लस ऊ से बड़ा ओ छोटा ओ बनता, और आ प्लस ओ से बड़ा ओ बनता। ऑप्शन नंबर यही सही है, बिल्कुल वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि आ प्लस ए अगर ई है तो बनेगा ए, क्या बनेगा, ए। छोटी हो बड़ी है दोनों से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। और आ के साथ अगर ए आ गया, आ के साथ अगर ए आ गया तो बनेगा बड़ा है, क्या बनेगा, बड़ा है। अगर आ के साथ ए आ गया तो, अगर आ के साथ ओ आ गया तो बनेगा ओ, और आ के साथ बड़ा ओ, वो ए ओ आ गया तो बनेगा बड़ा ओ। ठीक है, चार देख लो ऑप्शन में सभी लिखे हुए हैं, आप सामने यहाँ पर नजर मार कर देखो एक बार और आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 17, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर के कौन से हैं, तो जीभ के प्रयोग के आधार अग्रस्वर जो होते हैं वो होते हैं छोटी, बड़ी, छोटा है, बड़ा है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो अग्रस्वर है वो है छोटे। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो अग्रस्वर है वो कौन कौन से हैं, छोटी, बड़ी, छोटा है, बड़ा है। नेक्स्ट है, जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा छोटा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कौन सा है, तो बड़ा, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आपको मैं ट्रिक से पढ़ा दूंगा एक बार लास्ट टाइम में, ध्यान रखने पढ़ लेना। इनमें से कौन सा समृद्ध स्वर कौन सा है, तो समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो आपको पता है, यहाँ देख लीजिए एक बार। ठीक है, मुख्य द्वार खुलने वाले चार प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, निवृत्त और अर्धविवृत। तो ये समृद्ध, अर्धसमृद्ध, इसे विवृत बोलते हैं, इसे अर्धविवृत। तो ये होते हैं छोटा, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा ही, बड़ी। ये होते हैं छोटा है ओ, वो ये बड़ा, छोटा है, और ये होता है बड़ा, और ये होता है छोटा है, बड़ा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो इनमें समृद्ध पूछा था इन्होंने, समृद्ध हो जाएगा हमारा बड़ी। कौन सा हो जाएगा, समृद्ध, बड़ी। देखो बड़ी किसमें, समृद्ध मारे ना, तो ये ध्यान रखना आपको। ध्यान, मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है, तो बड़ा है। मुख द्वार खुलने के आधार विवृत कौन सा है, बड़ा। नेक्स्ट है अर्धविवृत समूह, स्वर समूह के पहचान करें, तो अर्धविवृत में आते हैं छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो और ओ। ध्यान रखना है, ओ जो है आगत स्वर भी कहलाता है, अंग्रेजी का है, जो डॉक्टर कॉफी टॉफी में लगता है। अर्ध समृद्ध जो स्वर होते हैं वो होता है छोटा है, बड़ा हो, छोटा है, छोटा हो। अर्ध समृद्ध छोटा है, छोटा होता है। औष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, औष्ठ्य। तो औष्ठ्य जो होता है वो होता है, क्या होता है, वो। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औष्ठ्य ओ। ठीक है, ये आपको पता ना औष्ठ्य। देखो औष्ठ्य में आता है प, फ, व, भ, म, ये होगा। और इसमें आता है छोटा हो और बड़ा हो। ठीक है, ये होते हैं हमारे औष्ठ्य सब, पा, फा, बा, बा, म और छोटा हो, बड़ा हो, ये औष्ठ्य है। तो ध्यान में बड़ा हुआ आ गया। ठीक है, और नहीं था। नेक्स्ट है, औष्ठ्य की आकृति आधार पर वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, वृत्तमुखी जिसमें होठ गोलाकार होता है। तो होठ गोलाकार कितने होता है, देख लो, ऊ ओ में होठ गोलाकार है, इसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। नेक्स्ट है, आवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं,
तो आवृतमुखी जिनमें होठ गोलाकार नहीं होगा, तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, इसमें होठ गोलाकार नहीं होगा, याद रखना है ना। आवृतमुखी हैं, इनमें होठ गोलाकार नहीं होता, ना होठ गोलाकार होता है। पढ़ कर देख लेना, पढ़ कर समझ में आ जाएगा। अनुनासिक स्वरों की चरण स्थान क्या होता है? अनुनासिक नाक और मुंह से होता है। चंद्रबिंदी अनुनासिक होते हैं, जैसे ध्यान रखना। चंद्रबिंदी वाले क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं, जिनके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है। जैसे गाँव है अनुनासिक है, और ये होते हैं अनुस्वार, जिनके ऊपर उनके ऊपर बिंदी होती है। अनुस्वार जिनके ऊपर चंद्रबिंदी होती है वो अनुनासिक। और नाक और मुंह से बोले जाने वाले शब्द होते हैं अनुनासिक, ध्यान रखना। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निम्नासिक कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। ये बात भी आपको निर्नुनासिक किन्हें कहते हैं? जिनकी ध्वनि सिर्फ मुख से निकलती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक का प्रयोग जिसके ऊपर चंद्रबिंदी होगी, चंद्रबिंदी इनके ऊपर है। चांद और शास्त्र में चंद्रबिंदी है, और शंकर और हिंदी में अनुस्वार है, और अंतः और प्रातः में विसर्ग है, और ये दोनों अयोगवा है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अनुनासिक चंद्रबिंदी वाले अनुस्वार में के मुख्य अंतर क्या है? अनुनासिक और हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ये अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। आगा स्वर आओ का प्रयोग किस भाषा शब्दों में होता है? तो अंग्रेजी में होता है, ध्यान रखना। डॉक्टर या कॉफ़ी है, ट्रॉफी है, सब अंग्रेजी के वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जिस स्वर में अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं है, तो जी किस स्वर की अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आ है वो छोटा, क्या है? छोटा। जैसे काया है, किसान है, ठीक है, क्या है? कोई अपनी लिखित मात्रा नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो इनमें से कौन सा भेद अंतर्गत नहीं आता है? तो जीभ के आधार पर आता है अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, विव्रत नहीं आता है। मुख द्वार खुलने के आधार पर आता है। किसके आधार पर आता है? मुख द्वार खुलने के आधार पर। बाकी तीनों अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्यस्वर जो आते हैं, ये आपके जो आते हैं किसके आधार? जीभ के प्रयोग के आधार पर आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्णमाला में पंचमअक्षर के स्थान पर अंग ले तो उसे क्या कहेंगे? तो अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अनुस्वार। अगर ऐसा लेते हैं तो अनुस्वार कहेंगे, और अगर ऐसा लेते हैं तो विसर्ग कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों अयोगवा कहलाते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर आपको बताना है। अर्धस्वर जो होते हैं या और बा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर या और बा, ध्यान रखना है। या और बा कहलाते हैं अर्धस्वर, तो हमें ये आगे तो ये हमारा अर्धस्वर होगा। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि सर जो अर्धस्वर कहलाते हैं वो कहलाते हैं या और बा। कौन से? या और बा कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? तो ऊ जो ऊ है हमारा पश्चस्वर है, ध्यान रखना है। कौन सा है? पश्चस्वर। ऑप्शन नंबर लगा देंगे वी ऑप्शन, पश्चस्वर। हस्वर का उदाहरण बताना है। हस्वर कौन से हैं? तो हस्वर हमारे कौन कौन से हैं? तो आपको बताया छोटा, छोटे, छोटा और ऋषि है, ये है। ठीक है, ये हमारे क्या है? हस्वर है। इन्हें हम हस्वर के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिन के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन, जैसे खा का, मा का और ला का उच्चारण किया है इन्होंने, इनका तीनों का उच्चारण किसके सहायता किया है? देखो आ गया ना सब में, तो ये हमें ध्यान रखना है स्वरों की सहायता किया है। हिंदी वर्णमाला व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन संख्या है तो कितनी है? 33 है उच्चारण। स्वर जो होते हैं 10 उच्चारण का जो होते हैं हमारे टोटल 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, ये हमारे चार वर्गों में बढ़ जाए, ये अंतस्थ 4 उसमें व्यंजन कहलाते हैं। और इस पर व्यंजन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं, ये बात आपको पता है। इस पर व्यंजन कितने? 25। अंतर व्यंजन कितने? 4। उस व्यंजन कितने होते? 4। अंतर व्यंजन कौन कौन से? 4 या अलावा होते हैं। ये अंतर व्यंजन है, या अलावा, ये उष्म व्यंजन है, तीनों शा और हा, ध्यान रखना उच्चारण, ये उष्म व्यंजन है। देवनागरी लिपि में कुल वर्ण, स्वर प्लस व्यंजन मिलाकर की संख्या कितनी है? तो आपको बता, देवनागरी वर्णमाला में कितने बामन है? ध्यान रखना है कितने हैं बामन। कैसे होते हैं बामन? मैं तो बताता हूँ, देखो ऐसे होते हैं। अगर हम सबको व्यंजन मिला दें तो 35 होते हैं। अगर स्वरों की बात करें 13 होते हैं। अगर 13 और 39 की बात करते हैं तो बामन हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, योग वाहिद में 2 होते हैं। ठीक है, डा और ढा, इनमें ये जोड़ व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं हमारे छात्रा ज्ञान इस तरह। ठीक है, ध्यान रखना। 53 जो बड़ा बना है ऋणा बना है, कौन सा बना है? ऋणा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 53 का वर्णमाला में ये बात आपको ध्यान रखनी है। यार लवा किस वर्ग में आते हैं? ओ हो कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया। यार लवा किस में आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी लगा देंगे, अंतस्थ में आते हैं। तीनों शाह और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपको बताया उसमें व्यंजन कहलाते हैं तीनों शाह और हा, उसमें संघर्षी। ऑप्शन नंबर ध्यान रखना, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है वाह और वाह, ध्वनि में मुख्य अंतर क्या है? वाह और वाह दोनों में बताओ मुख्य अंतर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा जो जिनका पेट चिरा है अंतस्थ है, और जिसका पेट चिरा वह स्पर्श है, ध्यान रखना, ये अंतर है। ये वाह अंतस्थ और वाह क्या है? स्पर्श है, ये बात आपको ध्यान नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये जिसमें पीना पेट चिरा होता है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और जिसका यह होता है पा, फा, वा, भा और मा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इस पर व्यंजन आते हैं ओष्ठ्य वर्ण है। कौन से वर्ण है? ओष्ठ्य। तो ये हमारा इस पर व्यंजन में आता है ओष्ठ्य कहलाता है, और ये हमारे अंतर व्यंजन दिया, ध्यान, ये अंतर है। हिंदी में उच्चिप्त व्यंजन कितने हैं? ओ हो, उच्चिप्त व्यंजन 2 होते हैं, जिन्हें हम द्विगुण भी कहते हैं, जिन्हें हम आगत तड़न जात भी कहते हैं, जिनका संख्या 2 है।
ठीक है, ध्यान रखना जिनकी संख्या कितनी है 2। ठीक है, ये तो होता है स्पर्शी और ये होता है उच्छिप्त। उच्छिप्त होते हैं हमारे पास 2, डा और ढा। ठीक है, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, इन्हें हम उच्छिप्त कहते हैं। और इन्हें हम तड़नजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़नजात। ठीक है, ध्यान रखना, तड़नजात भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, डा और ढा। कौन कौन सी होती है? डा। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी में उच्छित व्यंजन का चयन करना है तो ये होते हैं एक सदी, डा और ढा, ये वाले दोनों होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डा डा वर्ग का वर्ग और वर्ग में कौन से में आता है? वाह भाई वाह, क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है इन्होंने। डा वर्ग का वर्ग और वर्ग में स्थान कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है, टा वर्ग में चौथा स्थान है। टा वर्ग में कौन सा स्थान है? चौथा। देख लो, टा वर्ग है और चौथा स्थान है। ये इस पर व्यंजन की सारणी है, ऑप्शन इसे स्क्रीनशॉट लेना। जिसको इस पर व्यंजन की सारणी याद नहीं है वो याद कर लो इसको। ये इस पर व्यंजन की सारणी है। आपसे कोई पूछा है कि का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो का, खा, गा, घा, अड़ा आते हैं, चाचा। और चा वर्ग में आते हैं चाचा, चाचा। इसके अलावा और भी होते हैं, इसके आगे बता दूंगा मैं आपको। टा वर्ग में ये वाले आते हैं। इन्हें पूछा था टा वर्ग का और वर्ग में स्थान कितना है? ढा का स्थान। तो कौन से वर्ग का है और स्थान कौन सा है? तो वर्ग है 1, 2, तीसरा। तो ध्यान देना है, टा वर्ग और चौथा है। तो हमने अगर हम टा वर्ग बोल दें और चौथा स्थान बोल, सही है, बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे बात करता हूँ किसमें और कौन कौन से आते हैं? कंठे में आते हैं छोटा, बड़ा, अंग, अहा और हा। ये हमारे कंठे से बोले जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, छोटा, बड़ा, अंग, अहा और हा। इसे काकल्य वर्ग कहते हैं हा को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आते हैं चा वर्ग में, जिसे हम क्या करते हैं? इसे हम कहते हैं तालव्य। कतमदो का हमारे पास ट्रिक होती है। ये कंठ्य वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है, ये दंत्य वर्ण है, ये हमारे ओष्ठ्य वर्ण है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसा आपसे बोलिए कि चा वर्ग में और भी आते हैं, हाँ आते हैं सर। कौन कौन से आते हैं बताते हैं आपसे हम। चा वर्ग में कौन कौन से? इसमें आता है यश और छोटी बड़ी, ध्यान रखना, यश और छोटी बड़ी। ये हमारे किस में आते हैं? चा वर्ग में आते हैं। टा वर्ग में आते हैं ऋषि, ऋषि और रा और सा। क्या होते हैं? ऋषि, ऋषि और रा और सा। चा और ता वर्ग में आते हैं नल से, ला और सा आते हैं इसमें। और इसमें आता है पा वर्ग में छोटा हो, बड़ा हो। ये हमारे इससे बोले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास से के प्रयोग किया जाता है वर्ण कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम सांस में अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। केवल श्वास का प्रयोग किया, सांस में कंपन होगी तो अघोष होगी, और सांस में अधिक कम, ठीक है ध्यान, सांस में कंपन होगी तो हम अघोष होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष। अघोष की ट्रिक होती है वो होती है पहले दूसरा वर्ण और इनके अलावा तीनों शाह होते हैं अघोष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अघोष की ट्रिक होती है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी स्वर हैं सब इसमें आते हैं सघोष में। ये बात भी आपको ध्यान, अंतर तो जो होते हैं यरलवा होते हैं, उसमें जो होते हैं तीनों शाह और हा होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने पूछा था अघोष यानी निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है? तो पहला और दूसरा खा आ गया तो खा हमारा क्या होगा? अघोष होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, घा, घा, अड़ा, टा और ता, इनमें से किसमें अघोष वर्ण कितने हैं? तो 2 हैं। पहला और दूसरा लाइन के देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। पहले और दूसरी लाइन के तो आपको पता चल गया, पहली और दूसरी लाइन के जो है टा और ता है, तो ये हमारे 2 होगा। इसमें अघोष वर्ण कितने हैं? 2। नेक्स्ट है, का वर्ग में घोष व्यंजन कितने कितने होते हैं? तो का वर्ग में घोष होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? गा, घा, अड़ा, जो लास्ट वाले होते हैं सघोष, इन्हें घोष भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन कौन सा? वर्ग, व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष बिल्कुल सही है। तो व्यंजन वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन अघोष, ये भी सही है। तमस स्वर ध्वनि सुघोष है, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते, ये गलत है। सभी विसर्ग सघोष नहीं होते क्वेश्चन, ये हमने कहाँ पढ़ा है आपको। स्वर तो हमारे सघोष, स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं, मगर सभी विसर्ग थोड़ी होते हैं, ध्यान रखना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक, तो उन्हें कहते हैं हम महाप्राण। अधिक वायु निकलती है, अधिक तो महाप्राण होंगे, अल्पप्राण तो कम होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सभी स्वर कितने? सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण, यानी जैसे जैसे सघोष होते हैं सभी स्वर, ऐसे ही अल्पप्राण में होते हैं सभी स्वर। ठीक है, अल्पप्राण जो होते हैं पहले, तीसरे और पांचवी लाइन के होते हैं, ध्यान रखना, पहली और तीसरी और पांचवी लाइन के वर्ण होते हैं अल्पप्राण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम 16वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन कौन यार अलावा क्या क्या होते हैं? तो यह अल्पप्राण और सघोष कहलाते हैं, याद रखना, अल्पप्राण और सघोष कहलाते हैं, यार अलावा अल्पप्राण में आते हैं और सघोष में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हा को छोड़कर बाकी 3 ऊष्म व्यंजन क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है उष्टन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जा, छा, झा, झा ध्वनियों के विशेष प्रकृति के कारण क्या कहा जाता है? तो जानना, इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं ना? स्पर्श संघर्षी। अगर आपसे पूछता है कि स्पर्श संघर्षी वर्ड बताओ तो चा, छा, झा, झा बता देना, स्पर्श संघर्षी है। क्या है? स्पर्श संघर्षी। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन कौन सी है? तो कावाली, कावाली जितने भी वर्ण है, का, खा, गा, गा, हड़ा, ये सब कंठ हैं। कंठ वर्ग में ये और आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ, हा और विसर्ग आते हैं।
ई और यश आते हैं, रीश रीशु ला, और मैंने अभी बताया था आपको ये हमारे कंठे हैं और आते हैं जो इनके अलावा स्पर्श व्यंजन के अलावा ये भी होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना उस टाइम। कंठे से निकलने वाली ध्वनि ये होती है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है। का वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, सब वर्ग होते हैं। उसके अलावा ये भी होते हैं जो कंठे से बोले जाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग तो होते हैं, उनके अलावा ये भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो दंत्य में कौन कौन सा है, ता था दादा, ये दंत्य में आते हैं। ता वर्ग लासा और लासा होते हैं, तो टा नहीं है, ऑप्शन नंबर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दांत और जीभ में स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो उन्हें उन्हें कहते हैं दंत्य। क्या कहते हैं उन्हें, दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंत्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कंठ्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो कंठ्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, गा है, ध्यान रखना है। कंठ्य और अल्पप्राण है, पहली, तीसरा और पांचवी लाइन के होते हैं, तो ध्यान रखना। तो कंठ्य और अल्पप्राण है तो आपको बताना है का, गा और गा, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, सी ऑफ बी यानी ए ऑप्शन मिल गया, सही है, ये होता है हमारा कंठ्य। कौन से वर्णों को व्यंजन तथा स्वरों के मध्य माना जाता है, तो कौन से वर्णों को व्यंजन तथा स्वरों के मध्य का माना जाता है, तो उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें स्वर और व्यंजन के मध्य का माना जाता है। यार अल्लाह आपको ये बात आपको ध्यान रखनी, तो ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ने जरूरी है। दिल्ली या पक्का शब्द में किस प्रकार की ध्वनि है, द्वितीय युग्मक ध्वनि कहते हैं, द्वितीय युग्मक, जिसमें कोई ऐसे वर्ड जिसमें व्यंजन नहीं होता है, जब दिल्ली वर्ड है तो दिल्ली जिसमें जो ला है ना स्वर रहित है, तो ये स्वर रहित है, सही से द्वितीय युग्मक ध्वनि कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी शब्दकोश में शाखा क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो शाखा क्रम का शा के बाद आता है, का के बाद, ठीक है, ताकरा ध्यान रखना, ठीक है, का के बाद आता है शाखा, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कृपा शब्द में कृपा का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो क्रै प्लस री हो जाएगा, कृपा में क्रै प्लस री, क्योंकि री की मात्रा है, का पहन लग जाएगा और री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित, लुंठित बोलते रा को, कितना बोलते हैं, लुंठित रा को, और ला को बोलते पार्श्विक, और हा को बोलते काकल्य। इनमें तीन आंसर होगा, इसे कहते हैं लुंठित, ला को कहते हैं पार्श्विक, और हा को कहते हैं काकल्य। यार लबा को कहते हैं, आपको बताइए यार लबा को क्या कहते हैं, यार लबा को कहते हैं अंतस्थ, और राव कहते हैं लुंठित, लाव कहते हैं पार्श्विक, और या और वाव कहते हैं अर्धस्वर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों के कहते हैं अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो उद्यान, तो उद्यान का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा तो आपको सामने है, देखो यहाँ लिख दिया है, और ये उ द ये आ न आ, ठीक है, उद्यान हो जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। हर वर्ड में विसर्ग लगेगा, और जिस वर्ड में विसर्ग नहीं होगा तो ध्यान रखना वो गलत हो जाता है वर्ड। ये बात आपको देखा, कमल है तो कमल का मैंने एक और करके दिखाया, यहाँ पे देख लो, जो कै पे का आ गया, फिर का के अंदर जो छुपे वर्ड है वो आ गया, फिर मैं आ गया, फिर मैं के अंदर ध्वनि है आ की ये आ गया, फिर ला आ गया, ला के अंदर ध्वनि आ की ये आ गया, कमल। नेक्स्ट है कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठोष्ठीय, तो कंठोष्ठीय जो वर्ण होते हैं कंठ प्लस तो ओष्ठ से मिलकर बनते हैं, तो ओ हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, तो ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ, आ प्लस ओ से मिलकर बनेगा कंठोष्ठ। कंठ प्लस तालु, कंठ तालु होता है, ध्यान रखना, छोटा है जो है कंठ तालव्य है, ध्यान रखना, छोटा हो, आ प्लस ई से मिलकर बना कंठ तालव्य है, ठीक है, ध्यान रखना, कंठ प्लस तालु है, तो ये कंठ प्लस तालु से मिलकर कंठ तालव्य कहलाता है, इसलिए ध्यान रखना है। देखो आ प्लस ई से मिलकर बना ना, तो आज इसमें आता कंठ में आता, और ई के इसमें तालु में आता, तो कंठ तालु हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट है ए के उच्चारण स्थान में और की सहायता ली जाती है, तो कंठ और तालु की, ए के उच्चारण स्थान में, कंठ और तालु के स्थान में, देखो ए के उच्चारण में आ और ये, तो आ किस कंठ में और ई किस तालु में, तो दोनों के स्थान को इन्हें बोलते हैं कंठ तालु के स्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंठ तालव्य दीर्घ स्वरों वर्णों का उदाहरण कौन सा है, तो कंठ तालव्य आ प्लस ई ए हो जाएगा, कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो तालव्य होने चाहिए, तो तालव्य वाले होते हैं चा छा जा जा, और इसमें जो अघोष वर्ण होते हैं वो होते हैं पहली और दूसरी लाइन के, कौन से होते हैं, पहली और दूसरी लाइन के, तो दूसरी लाइन का वर्ड मिल गया इसमें छा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, छा मिल गया सर। ऐसे ही पेपर में करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है गा जा छा, ठीक है, था, इसमें तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पहला और दूसरी लाइन के होते हैं अघोष, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना, पहला एक ही है सर, कौन सा है, एक है, ध्यान रखना। और सबसे कठिन प्रश्न, ठीक है, आज का ये है, मूर्धन्य महाप्राण और अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो, तो होता टा, कौन सा होता है, टा, ध्यान रखना, मूर्धन्य में आता है, महाप्राण में, अघोष भी कहलाता है, ध्यान रखना, टा जो वर्ड है। दंत्य बतर्ष्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है, तो दंत्य बतर्ष्य अल्पप्राण अघोष कौन से वर्ण होते हैं, तो ता है, 76% वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। गा जा छा छा, इनमें से कौन तालव्य अघोष वर्ण कहलाते हैं, तो तालव्य होने चाहिए और घोष भी होने चाहिए, तो तालव्य में कौन गया, कतमदो, तो चा वाली लाइन चा छा जा जा जा, ठीक है, तालव्य। तो आपको इसमें अघोष होते हैं दो, तीसरा चौथा पांचवा कोई नहीं है इसमें, तीसरा चौथा पांचवी लाइन का कोई वर्ण नहीं है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। महाप्राण सघोष वर्ण पूछे हैं, एक पहली दूसरी
चौथी और पाँचवीं लाइन के वर्ड, तो ध्यान रखना है और 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, या का उच्चारण स्थान बताना है। या का उच्चारण स्थान किस में आता है? या का उच्चारण स्थान, तो या का उच्चारण स्थान किस में आता है? एक बार कमेंट करेंगे किस में आता है। तो मैंने अभी आपको ये दिखाया, देखो ये देख लीजिए आप, या का उच्चारण स्थान आप बता देंगे कि हाँ सर इसमें आता है। इनने पूछा है या का उच्चारण स्थान, मैंने आपको एक सारणी दिखाई थी अभी और आपने देखी थी, वो कौन सारणी थी? एक मिनट अभी बस एक मिनट का सबर करिए। और या का उच्चारण स्थान आपका होगा सर इसमें आता है। देखो कहाँ मिल गया या, तो आपको मिल गया होगा या, तो या मिल गया सर, ये मिल गया ये मिल गया। तो या का स्थान किस में आता है? तालु में आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही होमवर्क का जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा बताइए एक बार। आप तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि या का जो स्थान है वो किस में हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तालु रखना उस टाइम, कहीं भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कुल कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा कुल कितने भेद हैं? तो 5 होते हैं। संज्ञा भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये होते वाले 5। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन संज्ञा है? तो ये आपको ध्यान ना, व्यक्तिवाचक है सभी। कहते हैं व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ध्यान ना, हिमालय, गंगा, पराम तो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक है पहाड़। ठीक है, कौन है? पहाड़। जिसके जैसे और भी हों, ध्यान रखना है, वो होता है जातिवाचक। जिसके जैसे और भी हों वो होता है जातिवाचक। तो पहाड़ के जैसे और भी हैं, राम और गंगा के जैसे और नहीं हैं, उस ध्यान में। शहर संज्ञा कौन सा उदाहरण है? शहर जातिवाचक है, शहर तो और भी होते हैं ना, तो जातिवाचक का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जातिवाचक। घड़ी संज्ञा कौन सा प्रकार है? घड़ी और भी होती है, जातिवाचक है, ऑप्शन जातिवाचक है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? तो नगर है, लड़का है, वो है लड़का है, नगर है, कार है, ये सभी हमारी जातिवाचक संज्ञा आते हैं। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, यहाँ पंडित शब्द में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। आज भी घरों में विभूषणों की कमी नहीं है, यहाँ विभूषण क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा में महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता ही विशेषण बनी भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा समूह संज्ञा नहीं है? कौन समूह संज्ञा नहीं है? तो झरना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, झरना। ठीक है, कौन सा समूह संज्ञा नहीं है? तो झरना हो जाएगा। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ शब्द संज्ञा कौन सा प्रकार? तो भाववाचक है लोभ, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, भाववाचक है सर। कौन सा है? भाववाचक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा का सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें केवल नापा या तोला जा सकता है इसे, तो ध्यान रखना इसे नापा और तोला जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसे जाना। घी, दूध, कोयला, लोहा संज्ञा किस प्रकार में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। घी, दूध, कोयला, लोहा सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है ऑप्शन। तो जुलाई जो है व्यक्तिवाचक है, मोना मैना जो है जातिवाचक है, कुंज जो है समूहवाचक है और पानी जो है द्रव्यवाचक है। तो इसका जवाब पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। जिनमें से कौन संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है? संज्ञा की दृष्टि से असंगत बताएंगे कौन सा है? तो आपको बताया है कि बंदर जातिवाचक है, मोटा ही भाववाचक है, नेपाल व्यक्तिवाचक है और घृणा जो है भाववाचक है। घृणा जो है जातिवाचक नहीं है, कहता है भाववाचक है घृणा। किस चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से सर्वनाम को उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम संज्ञा। ठीक है, पुनरुक्ति दोष भी करता है। सर्वनाम का इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक। ठीक है, ये होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक, समानार्थक, निजवाचक। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हमारे कितने होते हैं? यह हमारे 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक। 3 तो ये हो गए प्रश्नवाचक। देखो पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, चलो वहीं से पढ़ लो लगातार, देखो क्रम से नहीं पढ़ने हमें। तो प्रश्नवाचक हो गए, संबंधवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। गुणवाचक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर अलग है, ध्यान रखना है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। भेद 6 होते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? मध्य पुरुष है, आप जो है मध्य पुरुष में आता है। जो तू बोलते हैं वो अपनी सुराण में जाकर क्या बन जाता है? आप बन जाता है, तो इसलिए मध्य पुरुष में है, ये बात आपको ध्यान है। तू पे क्या रूप है? मध्य। तुम्हारा विश्वास मैं कभी नहीं, तो कौन कौन? अर्जुन में कौन सा सर्वनाम पद संख्या कितनी है? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो इसमें 3 है सर्वनाम। कितने हैं सर्वनाम? तुम्हारा, मैं और कौन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम क्या है? सर्वनाम है, कौन सा है? पुरुषवाचक। ध्यान ना, हम तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, डी है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाया है? प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक नहीं है। आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं।
ये हमारे तीनों में पुरुषवाचक सर्वनाम है, मगर कौन लाया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना। वह दूसरों में को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में वह दूसरों को नहीं निजवाचक है, वह खुद स्वयं खुद को अपना आप को सुधार रहा है, तो ध्यान रखना है यहाँ निजवाचक या सर्वनाम है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, कि अपना आपको नहीं कह रहा वो, ठीक है, मैं आप लोगों का, ठीक है, निजवाचक प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान निश्चय। नेक्स्ट है गांधी जी का महान थे, वाक्य हमारे देश में राह दिखाई है गांधी जी ने, तो गांधी जी महान थे तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। आपने देश को राह दिखाई है तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। मध्य पुरुष होता है श्रोता और प्रथम विभक्ता, सबसे खतरनाक प्रश्न आज का था ये, ध्यान रखना है। अन्य पुरुष उन्होंने देश की राह दिखाई है तो ध्यान रखना अन्य पुरुष। नेक्स्ट है संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संकेतवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? निश्चयवाचक। क्वेश्चन पढ़ने जरूरी थे इसलिए पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है वह मेरी पतंग है, इसमें कौन सा है, तो वह मेरी पतंग है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह मेरी, निश्चय है बिल्कुल, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। अनिश्चय कौन सा है? वह कुछ खा रहा है, अनिश्चय है वह कुछ खा रहा है। यह है जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, संबंधवाचक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कौन सा है? संबंध। ये कौन सा है? संबंध है, ऑप्शन डी ऑप्शन। और ये जो हमारा निश्चय है, अनिश्चय है, वह कुछ खा रहा है, अनिश्चय है। और यह मेरी पुस्तक है, निश्चय है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और जो ये था कि वह कौन जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन, कोई और कुछ का प्रयोग क्रम से किसके लिए होता है, तो कोई का प्रयोग होता है प्राणी के लिए और कुछ का प्रयोग होता है वस्तु के लिए, ध्यान रखना है। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है कोई कुछ, इनमें प्राणी सजीव के लिए और वस्तु निर्जीव के लिए होता है। कोई का प्रयोग सजीव प्राणी के लिए होता है और कुछ का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए होता है। आपके घर में इतना दूध होता है और हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, तो आपके घर में इतना, इतना क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इतना कुछ, इतने इतने इतनी तुलना दो थोड़ी कर सकते हो, कितना है? अनिश्चयवाचक। निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो वह, जो और वह ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई ना कुछ ना कुछ अनिश्चय है, कुछ भी, सब कुछ, ये सब अनिश्चय है। जो और वह ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक है। कैसा है? संबंधवाचक, ध्यान रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इनमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो संबंधवाचक का उपयोग सभी में हुआ है। जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी बननी, उपयोग सभी में संबंधवाचक प्रयोग हुआ है। देखो क्वेश्चन कितना मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन है, कौन है, क्या है, कौन को, मैंने मेरे को सुधार लिया है, मेरे को स्वयं को, यानी मेरे को मतलब स्वयं को सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, अशुद्धि होता है ना मेरे को, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है, स्वयं को, मैंने स्वयं को खरीद लिया है, तो यह सर्वनाम संबंधित संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्यान, विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। नहीं, उन्हें हम कहते हैं विशेष्य कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? विशेष्य। और जो ध्यान रखना है, विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे सीता बहुत सुंदर है, विशेष्य है, और ये संज्ञा भी है, और बहुत यह विशेषण है, सुंदर है विशेषण, ठीक है, ध्यान रखना। राम बहुत बहादुर है, इसमें वाक्य में कौन सा विशेष्य है? राम है विशेष्य। राम बहुत बहादुर है तो राम विशेष्य है, लड़का विशेष्य है, ध्यान रखना। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इस वाक्य में विशेष बताना। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें वाक्य में विशेष क्या होगा? विद्यार्थी होगा। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इसमें वाक्य विशेष पूछा था, विशेष होगा विद्यार्थी, क्या होगा? विद्यार्थी। नैसे विशेषणों विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता जो बताएंगे, जैसे बहादुर, बहुत बहादुर, तो विशेषण बन जाता, क्या बन जाता? प्रविशेषण, प्रविशेषण। नेक्स्ट है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया होगा फिर तो। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो प्रवासी पति लौटा है, कौन सा है? प्रवासी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, प्रवासी। नेक्स्ट है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत है, यहाँ पे क्या है? प्रविशेषण क्या है? अत्यंत है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, अत्यंत, यानी सुंदर की भी बात है वो, ध्यान रखना, अत्यंत सुंदर है, पता नहीं कैसी होगी, हमने देखी नहीं आज तक अत्यंत सुंदर, तो ध्यान रखना प्रविशेषण है, ध्यान रखो। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? अरे वाह गजब, किस में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ा ही भूख लगी है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आज का संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, कुछ समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ठीक है, वाक्य में प्रविशेषण नहीं है।
बच्चे समझदार होगा, नॉर्मल सेंटेंस है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण के अनुसार होता है। महेश विद्वान लड़का है, गीता विद्वान लड़की है, तो देखो किसके अनुसार है? तो विशेष्य के अनुसार है। किसके अनुसार? विशेष्य के। अगर महेश विद्वान है तो लड़का है, विदुषी है तो लड़की है। ऑप्शन नंबर डी ए लगा देंगे। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 नहीं 4 प्रकार होते, सॉरी। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 होते हैं, ध्यान रखना। तो विशेषण 4 प्रकार: गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम विशेषण। ठीक है, ध्यान रखना। गुणवाचक में गुण, दशा, दोष आते हैं, संख्या में गिनती आती है, निश्चय, निश्चित, परिणाम में मात्रा आती है, और सार्वनामिक में यह, मेरी कलम में यह, वह आते हैं, ध्यान रखना। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, अगर रात काली अंधेरी है, इनमें कौन सा विशेषण है? विशेष्य है। तो रात काली अंधेरी है, तो रात काली अंधेरी है, इसमें विशेषण पूछा है तो रात की विशेषता बताई जा रही है। और कैसी है? अंधेरी विशेषण है, और फिर अकाली है तो फिर विशेषण, ध्यान रखना। अंधेरी काली है, ध्यान रखना। यह किताब मेरी है, यह है सार्वनामिक विशेषण है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, कैसे विशेषण है? सार्वनामिक। और जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है। जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। यह कुत्ता काला है, काला का है, यहाँ पे विधेय है, विधेय विशेषण। ठीक है। गाढ़ा कटुआ, गटुआ है, गाढ़ा गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो गटुआ, गटुआ जो पूछा है गुणवाचक है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे बताना है, गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है, गरीब है, सुख है, पीला सा है, सभी गुण सभी हैं। पहली पुस्तक वापस करो, मैं पहली में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक होता है 1 2 3, और क्रम होता है पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति होता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो पहली क्रम में आ जाएगा, ध्यान ना, पहला ध्यान। कई दर्शकगण के विशेषण का उपयोग कौन सा है? अनिश्चय। कई दर्शक का अनिश्चय संख्या विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? मानो अनाज, सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, तो ये हमारे सब कहते हैं गुणवाचक विशेषण है। बाकी मानो अनाज ये परिमाण है। ठीक है, मन अनाज जो होता है 40 किलो होता है मन में। एक मन में कितने किलोग्राम? 40 किलोग्राम, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अष्टदश पुराण है, इस वाक्य में अष्टदश किस प्रकार का विशेषण है? तो अष्टदश संख्या वाले विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, संख्यावाचक विशेषण। बेताल 25 थी, किस का विशेषण उदाहरण है? तो समुदाय विचरण, दोनों चारों और पांचों, हजारों, ये सब समुदायवाचक होते हैं। कैसे होते हैं? समुदाय। नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण निश्चित रूप से संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण निश्चित रूप से संख्यावाचक नहीं है? तो सैकड़ों लोग मारे गए, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो चौथा है इसमें संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। लाखों लोगों ने इसे देखा, इस वाक्य में विशेषण शब्द बताना है। तो लाखों लोगों में अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक, तो क्रमवाचक हो जाएगा दूसरा। कैसे? पहला दूसरा होता है क्रम, होता है तीन गुणना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा आवृत्ति, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौगुना शब्द आवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बी लगा देंगे। और दोनों और चार होता है समुदाय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, चौगुना आवृत्ति में आएगा, चौगुना आवृत्ति। दोनों लड़के परीक्षा में पास हो गए, दोनों क्या है? यहाँ समुदाय है, क्या है? समुदाय है। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? जिन वस्तु के नाप तोला जा सकता है, परिमाण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 10 कुंटल गेहूँ, 10 निश्चित परिमाण है, 10 कुंटल गेहूँ है तो निश्चित है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। सारी फसल वाक्यांश के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त होता है? सारी फसल, तो ये परिमाणवाचक हो जाए, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, वाक्य में थोड़ी सी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ी सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम इसमें विशेषण नहीं है, सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम।
काला, शांत और आगामी, ये सब हमारे विशेषण है, मगर तुम जो है ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी। ईमानदार का विसर्जन क्या बनेगी, तो ध्यान रखना, ईमानदार का बना ईमानदारी, बुद्धिमान का बुद्धि, सच्चा का सच्चा, ये हमारे विशेषण है, संज्ञा से बने हैं। जैसा आपसे कहा ईमानदारी से बने ईमानदार, बुद्धि से बुद्धिमान, सच से सच्चा, और लालच से लालची, और मिठास से मीठा, और विजय से विजयी, बूढ़ा से बूढ़े से बुढ़ापा, और चतुर चतुराई, काल्पनिक कल्पना, अंकुरित अंकुर, कटीला कांटा, और आध्यात्मिक अध्यात्म, संस्कृति संस्कृति। लघु शब्द की उत्तम अवस्था क्या होती है, तो अवस्था 3 होती है हमारी, ध्यान रखना, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था उसे कहते हैं जब बिल्कुल इसमें कोई गुण ही नहीं होते, उत्तर अवस्था में तर और उत्तम अवस्था में तर लगा होता है। तो लघु की उत्तम अवस्था क्या होगी, लघुत्तम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लघुत्तम। अग्नि का विशेषण क्या होगा, आग्नेय, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी। आलस शब्द में विशेषण कौन सा है, आलसी, आलसी हो जाएगा। ध्यान होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। जिस शब्द से किसी काम का होना का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं नहाता हूँ, राम मारा गया, तो इसमें ध्यान, क्रिया क्या है, नहाना और मारा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है, नहाता हूँ मारा गया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप जैसे खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, तो खा पी रहे, नहा और धो क्या धातु है, सब क्या है, धातु। धातु में न लगा क्रिया बनती है, बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और क्रिया प्रयोग के आधार पर जो होती है, प्रणर्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ध्यान रखना है। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं रचना क्रिया के 2 प्रकार, कर्म और सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में इसमें किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, कर्म पर, इसमें कर्म होता है, सकर्मक में ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सी क्रिया सदैव अकर्मक ही रहती है, तो पीना, लिखना, पढ़ना, ये सब हमारी सकर्मक है, और रोना जो है ये अकर्मक है। जहाँ कर्म के जवाब की जरूरत ना हो, जहाँ कर्म के जवाब की जरूरत हो। किस वाक्य में क्रिया का सकर्मक रूप प्रयुक्त हुआ है, तो बताओ सकर्मक किस में हुआ है, वह पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो अभी तक सो रहा है, अकर्मक है। बच्चा बहुत देर सो रहा है, अकर्मक है। धवत मैदान में दौड़ रहा है, तो अकर्मक है। जिसमें जोर हम करता पड़ता है वो अकर्मक, जिसमें अलग कर्म होता है वो सकर्मक होती है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। सीता बीड़ा बजा रही है, तो सीता क्या बजा रही है, बीड़ा, कर्म आ गया, इसमें ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया के साथ उदाहरण नहीं है, तो अकर्मक। राम क्रिकेट खेलता है, ध्यान रखना है, राम क्रिकेट खेलता है, तो सकर्मक चाहिए, क्रिकेट खेलता है, ध्यान रखना। सीता गाती है, सीता गाती है सकर्मक क्रिया है, मगर ये सीता गाती है जोर किसमें पड़ रहा है, सीता पर, तो अकर्मक है। मोहन सोता है, राम खेलता है, सकर्मक क्रिया तो आ रही है, मगर इन्होंने पूछा था इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग, बालक बहुत देर से रो रहा है। तो बालक बहुत देर से रो रहा है, जिस पर जोर किस कर्म पे यानी करता पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक, ठीक है। और 2 चाय पी रहे, क्या पी रहे, चाय, तो यहाँ सकर्मक है। अम्मा खाना बनाए, अम्मा क्या बना रही, खाना, तो यह सकर्मक है। मजदूर पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, तो सकर्मक है। मनोहर सो रहा है, वाक्य में भेद बता रहे हैं कौन सा है, मनोहर सो रहा है, तो सोना जो होता है, सोना, रोना, नहाना, धोना, ये सकर्मक के कौन सी, धोना है, ठीक है, धोना, ठीक है भाई। इसमें सकर्मक जो है वो धोना है सिर्फ, बाकी रोना, सोना, नहाना जो है हमारे कैसे हैं, अकर्मक है। दरोगा जी ने सिपाही को सामान दिया, यह सामान दिया, यह कर्म के आधार पर कहते हैं, तो द्विवीय कर्म के किसको क्या, ठीक है, जाना, ठीक है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है, पूर्वकालिक में होता है नहाकर, खाकर, ये नहाकर वर्ड जुड़े होते हैं, तो वह पूर्वकालिक। एक कार्य सवाल का दूसरे कार्य में लग जाना उसे कहते हैं पूर्वकालिक। वह नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर, उसमें कर्म शब्द भी लगा होता है, ध्यान रखना है। मुख्य क्रिया के अर्थ का स्पष्ट कराने वाली क्रिया क्या कहते हैं, तो मुख्य क्रिया के अर्थ का स्पष्ट करा, जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खाता हूँ, ये क्या है, सहायक क्रिया है। सब क्या क्रिया है, सहायक क्रिया, जो लास्ट में जुड़ती है, ध्यान रखना। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है तो सहायक क्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म कौन सा होगा, चाहे हिंदी, पहला होगा छात्र, दूसरा होगा हिंदी, ध्यान दो, यही पूछा द्विकर्मक वाले, तो द्विकर्मक वाले हिंदी हो जाएगा ऑप्शन। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है, द्विकर्मक,
तो द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ द्विकर्मक ऑप्शन नंबर ए। और मदारी ने कर्तव्य दिखाकर दर्शक खूब हंसे तो पूर्वकालिक है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का उपयोग किया गया है? संयुक्त क्रिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में कौन सा है? तो प्रणणार्थक क्रिया है लिखवाना, मूल क्रिया लिखना, लिखाना लिखवाना प्रणणार्थक है। प्रणणार्थक क्रिया कौन सी है? सुनाना, बुलाना, बुलवाना। लौटना अकर्मक क्रिया का द्वितीय प्रणणार्थक रूप क्या होगा? तो लौटवाना, आना या वाना। तो लेटना अकर्मक क्रिया का द्वितीय रूप क्या होगा? तो लेटवाना हो जाएगा। हत्याना, हत्या, लतियाना और बतियाना, ये क्रिया कैसे हैं? नाम धातु हैं सब, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती हैं। जैसे शर्म, चिकन, अपना, लाज, ये क्या है? शर्म से शर्माना, चिकना चिकनाना, अपने से अपनाना, लाज से लजाना, और झूठ से झुटलाना, गर्म से गर्माना, स्वीकार से स्वीकार करना, दुख से दुखी होना, रंग से रंगना, फिल्म दोहराना, ठीक है। तो क्या है सब ये? नाम धातु बनानी है। इनमें से कौन सा नाम धातु क्रिया का गलत युग्म है? बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, लाज से लतियाना, और चोरी से चोराना। उसे जाने दो अनुमति बोधक है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतर होता है वाच्य। तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें कर्ता के अनुसार, इसमें कर्म की, इनमें भाव के अनुसार होती है। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है इसमें? कर्ता। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होते हैं तो कर्तवाच्य कहते हैं। मोहन सेब खाता है, लता सेब खाती है, तो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है, तो कर्तवाच्य होगा। उसने अपने भाई को पढ़ाया, कर्तवाच्य है, उसने अपने भाई को पढ़ाया। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य है, जिसमें द्वारा जुड़ जाता है, ये कर्मवाच्य होता है। तो कर्तवाच्य हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ध्यान रखना है। और आज नागरिक द्वारा सफाई गया कर्मवाच्य है। छात्रों द्वारा सजावट की कर्मवाच्य है। मजदूरों से दर्द के कारण उठाने गया भाववाच्य है। कोहली द्वारा शतक लगाया गया है, तो कर्तवाच्य से रूपांतर रूप बताना है, तो कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पतंग उड़ रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पतंग उड़ रही कर्मवाच्य है, पतंग उड़ रही है क्रम है। कर्मवाच्य संबंधित वाक्य कौन सा है? आपका कार्य कर लिया, आपका कार्य कर लिया, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोषी को सजा दी जानी चाहिए, तो दोषी को सजा दी जानी चाहिए, क्रमवाच्य, ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, क्रमवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता है, और किस वाच्य है? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलो अब सोया जाए, तो भाववाच्य है, चलो अब सोया जाए, ऑप्शन नंबर बी सी। किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? तो भाववाच्य में होती है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। उसके द्वारा लिखा जा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य कौन से प्रकार है? तो भाववाच्य है। दरोगा चाल नहीं चल सकता, भाववाच्य के रूपांतर बताना है, तो रोगी से चला नहीं जा रहा। तो रोगी चल नहीं सकता है, तो रोगी से चला नहीं जाता, तो भाववाच्य बन जाएगा। तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण, संदिग्ध और समान। जिन्हें लोगों को नहीं पता है कि कितने प्रकार कौन सा काल होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना। भूतकाल 6, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध या आसन और हेतु हेतु ध्यान रखना है। ऑप्शन कौन सा किस में आता है, कौन सा किसके कितने भेद होते हैं, ये बात आपको मतलब पूछेगा कि वर्तमान में कितने होते हैं? 5 होते हैं। भूतकाल में कितने होते? 6 होते हैं। भविष्य में कितने होते? 3 होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन डलिए। जैसे सीता सो रही है, अपूर्ण भूतकाल है, इसमें चिट्ठी भेजी गई, सामान्य भूतकाल है। सूर्य पश्चिम से छिपता है, सामान्य वर्तमान काल है। आज रमेश स्कूल जाएगा, सामान्य भविष्य है। रमेश स्कूल जा रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान है। रमेश स्कूल से आए तो मैं निकलूँ, हेतु हेतु भविष्य काल है। यदि बारिश होती तो फसल बेची, हेतु हेतु भूतकाल है, ध्यान रखना है। शायद आज बारिश हो जाए, संभाव्य भविष्य है। शीला कक्षा 4 की पढ़ती है, संदिग्ध वर्तमान है। इनमें रमेश ने ही मारा होगा, संदिग्ध भूतकाल है। शायद इसे रमेश ने मारा, संदिग्ध भूतकाल है। मैंने भी अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आसन भूतकाल है। बस तुम स्टेशन जा चुके थे, पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूत।
इसने इसने कक्षा 10 की परीक्षा पास कर लिया, आसन भूतकाल है। हो सकता है तुमसे मेरे संबंध बने, संभाव्य है। संभव है कि गीता रमेश के साथ भागे, तो ये हो जाएगा संभाव्य। ले भैया, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काल पहचान क्रिया के घटित होने का समय कहते हैं? काल। काल क्या है? क्रिया के घटित होने का समय, जिस समय में कोई कार्य हो रहा है उसे काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? 5। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, सामान्य, यह संभाव्य। याद रखो, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। लता मंगेशकर गाती है, इसमें इनमें क्रिया किस काल के बोध होता है? सामान्य, वर्तमान। लता मंगेशकर गाती है, सामान्य, वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी। गायक गीत गा रहा है, इसमें काल का कौन सा उदाहरण है? तो तत्कालिक। गायक गीत गा रहा है तो अपूर्ण, तात्कालिक हो जाएगा। अभी कार्य चल रहा है, समाप्ति का नहीं पता है, आसन। ठीक है। बिल्ली खेल रही है, अपूर्ण वर्तमान है। बिल्ली खेल रही है, अपूर्ण वर्तमान है, पता नहीं खत्म, खेल का रुकी होगी नहीं रुकी होगी। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान। मेरी जेब में कितने रुपये? 10 रुपये। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है, तो कैसा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, पूर्ण वर्तमान। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया का होने में संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। वह खाता होगा, इसमें क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है, इसमें भी संदिग्ध वर्तमान है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। संभवतः वह लिखता होगा, इस वाक्य में कौन सा है? संभवतः संभाव्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, आसन, संदिग्ध और हेतु हेतु। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसका, भूतकाल का। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया सामान्य भूतकाल है। राम गया कैसा काल है? सामान्य भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का कार्य है। राम गया कब गया? बीते समय में, तो सामान्य भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो इसमें कौन सा है? तो ध्यान रखना है, इसमें है सामान्य भूतकाल। ठीक है, कौन सा है? सामान्य भूतकाल। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई है, तो आसन भूतकाल कहते हैं। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई है, उसे कहते हैं आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, तो पूर्ण भूतकाल है। छात्र स्कूल गए थे। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, तो आसन भूतकाल है। अभी भी हुआ है काम खत्म, तो मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, तो आसन भूतकाल है। सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, पूर्ण भूतकाल है। पता नहीं गीत खत्म हुआ या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, बांसुरी बजा रही थी, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे थे, तो अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो मैंने वही सामान रखा होगा, तो मैंने वही सामान रखा होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतर क्या होगा? तो राम बाजार गया होगा। नेक्स्ट, यदि बारिश होती तो सूखा करना पड़ता, तो हेतु हेतु मजबूत काल होगा। आने वाले समय के लिए, यानी बीते हुए समय में, दोनों काम बीते हुए समय के एक कारण का होना दूसरे कारण पर निर्भर है, तो वो होता है हेतु हेतु भूतकाल। अध्याय पाठ पढ़ाएंगे, सामान्य भविष्य है। अध्याय पाठ पढ़ाएंगे, सामान्य भविष्य। स्कूल बस 5 मिनट में आना बताना है, तो आने के साथ हो जाएगा स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस कितने मिनट में आएगी? 5 मिनट में। आने के रूप में, मतलब सामान्य भविष्य बनाना ना, आने के रूप में, तो सामान्य भविष्य बनाना था, तो आएगी आने वाले समय में आएगी बस, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। कदाचित संध्या को पानी की से हो सकता है, कदाचित मन होता है शायद। संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो संभाव्य भविष्य है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, संभाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य। क्वेश्चन नंबर 27, वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए तो हेतु हेतु भविष्य है, हेतु हेतु मध्य भविष्य। शायद यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। संभवतः है कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन भूतकाल है? मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका आसन भूतकाल। ठीक है, अभी पूछा होगा, ये तो कह रहे हैं मोहित, अगर 1 साल पहले पूछा, अभी थोड़ी कह देंगे अभी पूछा है। यदि बारिश होती है तो फसल सूखा न पड़ता, तो एकदम भूतकाल है। प्रेरणा स्टूडेंट जाएगी, सामान्य भविष्य काल है। संभव है कि वह इस वाक्य में किस काल है? संभाव्य भविष्य। मैंने आम खा लिए हैं, इस वाक्य में है आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी।
यदि वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, तो हेतु भूतकाल है। बताओ आपका स्कोर क्या रहेगा क्वेश्चन। हमने 6 क्लास पूरी कर ली हूँ, तो वो धुआं मचाने वाले क्वेश्चन। तो हमारी जो 7वीं क्लास होने वाली है वो अन्वय शब्द ठीक है, अव्यय शब्द की होने वाली है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अव्यय में होते हैं। ध्यान रखना, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, देरी से, अचानक, यहाँ वहाँ। संबंध बोधक से संबंध जो संज्ञा का सर्वनाम के साथ उनका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। के पास, के आगे, निकट, ऐसे समुच्चय जो शब्द अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय, और जो अलग करने का कार्य करते हैं जो वाक्यों को समान आधार पर जोड़ा जाता है समान अधिकरण और तथा एवं। ठीक है। समान अभ्यधिकरण जो वाक्यों को भिन्न आधार पर जोड़ा जाता है, जैसे एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, क्योंकि, की, जो, की, ताकि, ये सब क्या होते हैं अभ्यधिकरण। और विस्मय आदि बोधक, इन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों की प्रधानता होती है। ठीक है। वाह वाह, बाप रे, हाय राम, ये सब विस्मय आदि। पहला क्वेश्चन शुरू हो गया स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। स्टूडेंट देखो पहला क्वेश्चन, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। वेरी गुड। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, जिसमें विकार परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। बहुत ही जानदारी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है लड़का, लड़के, लड़की, ये हमारे क्या होते हैं। ठीक है। लड़का लड़के बदल जाते हैं तो अविकारी होते हैं, जो नहीं बदलते हैं। अव्यय को क्या कहेंगे, अविकारी कहेंगे। वेरी गुड। अव्यय कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, दिखाया यहाँ पे आपको। इनमें से किस शब्द की गणना अव्यय में अंतर नहीं होती, क्रिया विशेषण शब्द की। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। यहाँ से क्वेश्चन कट्टा भर भर कर आते हैं। रीति की पहचान करते हैं कैसे, लगाकर। काल की पहचान करते हैं काल कब। और स्थान की बात कहाँ, स्थान माने होता है। और परिमाण की बात क्या, परिमाण की बात नाप तोल दिखते हैं। आज मैं दिल्ली लखनऊ जाऊंगा, कालवाचक है। और अगर मैं कहूँ मैं वहाँ खिले जाऊंगा तो स्थानवाचक है। मैंने थोड़ा सा खाना खाया, परिमाण है। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, रीतिवाचक है। मैं जहाँ दिल्ली पहुँच रही थी। वह तुरंत आया, तुरंत, ओ हो, कालवाचक भैया। लड़का तेजी से भागा, तेजी से, रीतिवाचक है। कैसे, तेजी से। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, समय है, कालवाचक है। वह ऊपर बैठा है, स्थान है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, रीतिवाचक है। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, परिमाणवाचक है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, कालवाचक है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी प्रकार है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी, ए लगा देंगे। ठीक है। कोरोना अचानक फैल गया, कैसे फैल गया, अचानक, रीतिवाचक है। मैंने अपने विचारों में आसंतः सहमत हूँ, मैं अपने विचारों से आसंतः सहमत हूँ, परिमाण है। वह आज ही जाने की तैयारी में है, आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक है। आज, कल, परसों, आजकल, ये सब हमारे क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, तो मिलकर हो जाएगा, कैसे, मिलकर, रीतिवाचक। क्रिया विशेषण सही रहित वाक्य बताना कौन सा है जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है। वह अचानक चला गया, क्रिया विशेषण है। मेरे बात ध्यान से सुनो, क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है, नौकर मालिक से खुश रहता है, ये नहीं है क्रिया विशेषण। ठीक है। वह प्यारा है, यहाँ पे आया करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आजकल वह दिल्ली में रहता है, आजकल, कालवाचक है। वह गांव से शहर गया, संबंध सूचक अव्यय बताना है, से। वह गांव से। मेज के ऊपर किताबें रखी हैं, के ऊपर क्या है, संबंधबोधक। लड़के के साथ लड़की भी गई, के साथ क्या है, संबंधबोधक, संबंधबोधक। राम ने बिना लक्ष्मण नहीं जाएंगे, के बिना क्या है, संबंधबोधक। दो शब्दों वाक्यांश अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे रमेश और सुरेश बाजार गए हैं, तथा अथवा समुच्चयबोधक अव्यय है। राम और श्याम, समुच्चयबोधक अव्यय, और शब्द आगे इसमें। वह मेहनत करता है इसलिए सफल हो गया, समुच्चयबोधक इसलिए। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, समुच्चयबोधक क्योंकि। निम्नलिखित में कौन सा संबंधबोधक नहीं है, के को की, के साथ, के बिना, के साथ, पास, क्योंकि, समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है।
क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं, बताएंगे विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा सत्य सही है। तो यह एक ही विस्मयादि बोधक शब्द के सभी मनोभाव सूचित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अरे तो हर्षाजय हो जाएगा। इनमें कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है ऊपर, यह काम नहीं करता है, निषेधवाचक हो जाएगा नहीं। तुरंत, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये किस प्रकार समुच्चय होता है, विरोध दर्शक है, ऑप्शन नंबर सी। अरे तुम कब आए, तो ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कौन सा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा शब्द का अर्थ नहीं है, बात पर जोर देने के लिए प्रयोग होता है निपात। मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए, निपात है मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए, निपात। नहीं, कौन सा निपात नहीं है, भी, तक और। तो निपात नहीं है और नहीं है, भी तो है, ठीक है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो वहाँ अव्यय है, वहाँ। सामान्यीकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक की हैं ये। वह आया और गया, सामान्यीकरण समुच्चय संयोजक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। यदि तुम मेहनत करोगे सफल हो जाओगे, व्याधिकरण है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। बचने वाले टॉपिक पर हम आ गए हैं, टॉपिक नंबर 8 है हमारा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञा की जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लिंग, जेंडर कहते हैं उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तिथियों के नाम, भाषाओं के, नदियों के, दिनों के नाम। तो दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता है, दूध, पानी, दाल। दूध अच्छा है, पानी अच्छा है, दाल अच्छी है, घी अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। लिंग की पहचान ट्रिक, अच्छा अच्छी लगा लो ऑप्शन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दौलत अच्छी है, दौलत सही है, ठीक है, दौलत अच्छी है। और निधि अच्छी है, कोष पुल्लिंग है, रकम अच्छी है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसका। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, एक बात कमेंट करेंगे किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो पक्षी, चीता, पानी, ये सभी हमारे पुल्लिंग है। पक्षी अच्छा है, चीता अच्छा है और पानी अच्छा है। तो इनमें होगा किस वाक्य में सही शब्द पुल्लिंग है, तो कौवा, खरगोश, मंडल। ये आपका होमवर्क था वैसे। समूहवाचक संज्ञाओं का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, समूहवाचक का संज्ञाओं का स्त्रीलिंग परिषद हो जाएगा। दही और मोती के संदर्भ में सही बताना है, दही दोनों पुल्लिंग है, दही भी और मोती भी। छाछ स्त्रीलिंग होता है, ये बात ध्यान रखना, दही पुल्लिंग है, मट्ठा भी पुल्लिंग है, छाछ जो है स्त्रीलिंग है, बस इसका ध्यान रखना आप लोगों को। ग्रहों के नाम बताओ किस में आते हैं, तो ग्रहों के नाम जैसे पृथ्वी है, स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम कौन से स्त्रीलिंग है, पृथ्वी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी। अब बात है सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये हमारी पुल्लिंग है, नदियाँ भी, ठीक है। नदियों के नाम बाकी स्त्रीलिंग होते हैं, मगर सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग होती है, ठीक है, पढ़ लेना सही से। तारीख एवं तिथियों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है। और ये हो गया प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, दूज, ये सब हमारी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्वनी, वारणी, रोहिणी, रेवती, भृंगश्री, चित्रा, ये सब हमारे नक्षत्रों के नाम है। समूहवाचक स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा। समूहवाचक जिन भाववाचक संज्ञाओं में अंत में टा, वट, हट आता है, वह भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, घबराहट आदि, ये सब हमारे क्या स्त्रीलिंग है, भाववाचक के। नेक्स्ट है भाषा, बोली, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय जुड़ा होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि। जिन शब्दों के अंदर इमा जुड़ा होता है उन्हें महिमा, गरिमा, ये स्त्रीलिंग होते हैं।
खाद्य पदार्थ भोजन के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, कचौरी, दाल, रोटी, खिचड़ी, ये सब हमारे क्या है, पुल्लिंग, वो यहाँ के स्त्रीलिंग है। अपवाद है इसमें, जैसे भात, दही, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखने बातें भी। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, अजवाइन, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया, सब यहाँ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग। अपवाद है इसमें, तेजपात, केसर, जीरा, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। इन्हें जरूर पढ़ना, इनका स्क्रीन शॉट ले लो, उस टाइम दोनों जो पीडीएफ बना पड़ा है ना, इनका स्क्रीन शॉट ले लो और पढ़ लेने इनको। आचार्य पुल्लिंग आचार्य आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या, आचार्य बन जाएगा। भव्य का भव्दिया बन जाएगा। महोदय का महोदया बन जाएगा। स्त्रीलिंग आचार्य का हो जाएगा आचार्य। आचार्य जो वर्ड होता है वो स्त्रीलिंग है। जैसे भव्य है तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा भव्दिया। महोदय का महोदया, प्रधानाचार्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वचन। वचन पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना। हानि, प्यास और शब्द है और स्त्रीलिंग है। हानि हो गई, प्यास लगी, बचत हो गई, ठीक है। वचन, वचन जो है पुल्लिंग शब्द है, वचन दिया। अनाज पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा अनाज पुल्लिंग नहीं है, जो, अरहर, चावल या बाजरा। अरहर पुल्लिंग नहीं है। मक्का स्त्रीलिंग है, ज्वार स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, खटमल। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, खटमल। खटमल अच्छा है भैया। लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प में कौन सा है, भगवान, भगवती। भगवान, भगवती गलत हो जाएगा, ऐसा होता है भगवान, भगवती। मानमती, कर्ता, कर्तरी, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, बाकी तीनों सही है, पहला गलत था। नेता, नेत्री। शरीर के अंग के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों के सही जोड़ा कौन सा है, कौन सा नहीं है। इस वाले नहीं पर ध्यान रखना, ये बहुत नहीं वाला जो है ना, नहीं बन जाता इस वाला नहीं, ठीक है। तो कलाई, तलवा पुल्लिंग है ना, गलत है, तो ये तो स्त्रीलिंग है। शक्तिमान का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा, शक्तिमती हो जाएगा। शक्तिमान का क्या हो जाएगा, शक्तिमती। बस पढ़ लो। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, इमली, चांदी, लौकी। इमली अच्छी है, चांदी अच्छी है, लौकी अच्छी है, सभी स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। किस विकल्प में कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, नींबू अच्छा है, दही अच्छा है, केला अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय प्रयोग होगा, गुरु का स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो बताओ। गुरु का गुरुआइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, गुरुआइन। पंडित का पंडिताइन, गुरुआइन। लाला का हो जाएगा ललाइन, ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, ललाइन। ये हो जाएगा किस शब्द में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, चित्रकार। उभयलिंग शब्द है चित्रकार, ध्यान रखना। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, तो संस्कृति अच्छी है, रचना अच्छी है, राय अच्छी है, ऑप्शन नंबर 3 है। इनमें से कौन सा सदैव बहुवचन में होता है, तो जनता, वर्ग, लोग तो एक वचन में है, प्राण हो जाएगा। व्याकरण दृष्टि से समाचार शब्द किस में आएगा, बहुवचन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, जनता, एक वचन में प्रयुक्त होता है, और बाकी बहुवचन में आशु, जनता, दर्शन और प्राण। दर्शन शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है, सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन का सदैव बहुवचन में। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग होता है सदैव एकवचन, सदैव एकवचन, दोनों प्रयोग में। भर्ती बोर्ड, हस्ताक्षर की है, भर्ती बोर्ड है, दोनों बना है ऑप्शन, मगर ये हस्तक जो है ये बहुवचन प्रयोग होता है हमारे हिसाब से। तो उसके होश उड़ गया, यह होश शब्द क्या है, बहुवचन है। तो निम्न कौन सा जोड़ी सही नहीं है, ये बताना था। बेटा, बेटिया, डिविया, डिविया नहीं होता, डिविया होता है, डिविया, 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 डिविया। श्रोता, श्रोतागण, बधु, बधिवे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सहायता एक वचन में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना। सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन। जैसे कहते हैं ना, पिताजी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं ना, बहुवचन है। चाकू का सही बहुवचन क्या होगा, चाकुए।
मेरे हिसाब से चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है ऑप्शन। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, चेक कर लेने से। गुरु का बहुवचन क्या होता है? गुरुजन। देखो कुछ व्यापारी व्यापारी गण, पक्षी पक्षीगण, कवि कविवृंद, गुरु का गुरुजन, अधिकारी का अधिकार वर्ग, पाठक का पाठकगण, व्रत का व्रतजन, छात्र का छात्रगण, श्रोता का श्रोतागण, प्रजन का प्रजन प्रजाजन, और स्त्री का स्त्रीजन, और शुद्धि का शुद्धिजन। आगे देखेंगे। बधु का बधुज वर्ग, देव का देवगण, आप का आप लोग, भक्त का भक्तगण लोग, टिड्डी का टिड्डी दल, शिक्षक का शिक्षकगण, नेता का नेत्रगण, मजदूर का मजदूर वर्ग, और देवता का देवतागण, मुनि का मुनिवृंद, और नारी का नारीवृंद। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। मन नियम क्या है? ई डैश ई प्लस या नदियाँ। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। कृषि नहीं, ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है, ऋषि का हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का। निम्नलिखित में एक वचन शब्द कौन सा है? नदी है एक वचन, नदी। कवि शब्द के शब्द से बहुवचन है तो कवि वृंद का है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो छाया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नदी का जल ठंडा है तो नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुवचन। नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, नदियों का जल ठंडा है। टिड्डी शब्द का बहुवचन होगा टिड्डी दल, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, टिड्डी दल। देव प्रश्नों का मनुष्य को वर देते हैं, देवगण। देव का बहुवचन होगा देवगण। तो सदैव एक वचन में समाचार, भाग्य, ज्ञान, धन, जल, वायु, वर्षा, सहायता, भीड़, जनता, सामान और दूध पानी होता है। सदैव बहुवचन में प्राण, दर्शन, होश, आंसू, लोग और कपड़े होते हैं, दोनों में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर, चाकू, बाल, शब्द और फल, छाया, ये दोनों प्रयोग होते हैं। उवलिंग होते हैं व्यक्ति, शिक्षक, डॉक्टर, नेता, मित्र, उवलिंग है। विशेष भ्रमित करने वाले शब्द लिंग के आधार पर, दही पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, छाछ स्त्रीलिंग है, लस्सी स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग है, कलेजा पुल्लिंग है, लूट जाने वाला है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच जो पाए जाने वाले संबंध कहते हैं उसे कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया तथा सर्वनाम संज्ञा संज्ञा सर्वनाम के बीच जो पाए जाने वाले संबंध होते हैं उसे कारक कहते हैं, ऑप्शन में। परसर्ग का सहायक शब्द है जो परसर्ग के सहायक शब्द है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। कर्ता ने क्रम को ये सरसा हमारे परसर्ग होते हैं, ध्यान रखना। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कुल कितने भेद हैं? कारक के हैं 8 भेद। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कुल 9 भेद 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का कीर आर्य अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे रे अरे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में ने किस प्रकार के होता है? कर्ता ने, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए सही विकल्प कर्ता का जो कार्य करे कर्ता, जो संबंध जोड़े संबंध, जिससे काम हो करण, और जिसका काम हो कर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सही आंसर बताना है। कर्ता का संबंध अर्थ होता है तो जो कार्य करे कर्ता होता है, जो संबंध जोड़े संबंध जिसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्ता ने ने चिन्ह का प्रयोग किस में से कहाँ हुआ है? ने सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत में। रमेश फल खाता है, राम ने रावण को मारा, रमेश ने फल काटे, तो सामान्य भूत में हुआ है, ध्यान रखना, सामान्य भूत में। निम्नलिखित वाक्य में फल किस कारक का उदाहरण है? राम फल खाता है, कर्म कारक है। हे अरे ओ, तो किस कारक की विभक्ति मानी जाती है? संबोधन। तो ये हो जाएगा संबंध बोधक, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक।
किस वाक्य में कर्म कारक है बताएंगे। किस वाक्य में कर्म कारक है। लड़का पत्थर फेंकता है, कर्म है इसमें। छात्र छत पर बैठे, अधिकरण है। कहाँ बैठे, छत पर, बे पर ऊपर। यह गोपाल की पुस्तक का संबंध है, तो इसमें सही आंसर पूछा था कर्म। लड़का पत्थर फेंकता है, पत्थर। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो बालक रोते रोते सो गया, कर्ता कारक है इसमें, कर्म कारक नहीं है। ग्वाला गाय दूता है, ये कर्म कारक है। माँ बच्चों को सुलाती है, कर्म कारक है। राजा ने ब्राह्मण को सुलाया, कर्म कारक है। अध्यापकों को पुरस्कार दीजिए। अध्यापकों को पुरस्कार कर्म है इसमें, कौन सा है कर्म, अध्यापकों को, ठीक है, को आगे इसमें। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, द्वारा आगे ना करण है, करण के द्वारा किस में आता है, करण में आता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करण। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें क्या है, डी हो जाएगा, करण। पब्लिक के हाथों मारा गया, किसके द्वारा, पब्लिक के। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य, राम ने खाना खाया सही है, राम फल खाता सही है, राम पुस्तक को पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक को पढ़ता नहीं, राम पुस्तक पढ़ता है तो होगा, राम पुस्तक को पढ़ता गलत हो जाएगा, राम पुस्तक पढ़ता सही हो जाएगा। वह चाकू से फल काटते, चाकू में कौन सा कारक है, करण। छत पर बिल्ली बैठी है, छत पर, अधिकरण माने पर, अधिकरण। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग में प्रयोग किया जाता है, से या के द्वारा। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक के द्वारा, नाक से, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। मुझे पानी दो, संप्रदान। मुझे 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 संप्रदान, मेरे लिए या पानी, मेरे लिए, ठीक है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम ना करता उसे क्या कहते हैं, करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे कहते हैं करण। गरीबों को वस्त्र दो, संप्रदान को देना। किस वाक्य में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, तो मालिक ने सेवक को धन दिया। तो किस वाक्य में संप्रदान कारक का बताना है, संप्रदान, तो जगह मालिक ने सेवक को धन दिया, ठीक है, को देना है के लिए ध्यान रखना। तुलसी कृत शब्द में तुलसी द्वारा कृत, तो ऑप्शन नंबर डी ए लगा देंगे, तुलसी द्वारा कृत। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपदान हो जाएगा, से करण, ठीक है, अपदान अलग होना होता है और करण से होता है। निम्नलिखित में किस वाक्य में परसर्ग है बताना है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, तो अपदान हो जाएगा और द्वारा हो जाएगा, ठीक है। किस कारक में परसर्ग अपदान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो यह हुआ है करण के लिए, ऑप्शन नंबर डी। मुरली गांव से चला गया, अलग हो गया, अपदान हो जाएगा। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, संप्रदान के लिए दिए हैं, सुनने के लिए। नेक्स्ट है, उसने धोबी को कपड़े दिए हैं, कर्म कारक है। उसने धोबी को कपड़े दिए हैं, कर्म कारक है, ऑप्शन 27 का है। सीता गीता से अधिक सुंदर है, अपदान है, से अधिक सुंदर है। जहाँ तुलना होती है वो अपदान होता है, जहाँ डर होता है वह भी अपदान होता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, संबंध काकी के। नेक्स्ट है, इनमें से अपदान कारक का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, अपदान अलग होना। लड़का पुस्तक से कूद पड़ा है। तो वाक्य अपदान और लड़का छत से कूद गया, ध्यान रखना, अलग हो गया। निम्नलिखित में कौन सा संबंध कारक वाले हैं, संबंध। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ा, संबंध है इसमें। यह है मेरी पुस्तक के वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, रा करके काकी के रानी से आता संबंध में। हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, संबोधन है इसमें। भाई और बहनों, संबोधन है इसमें, कौन सा है, संबोधन। नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा है, संबोधन है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यापारी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, तो अलग कर दिया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अपदान भी हुआ है, करण भी हुआ है, संबंध भी हुआ है, अधिकरण नहीं हुआ।
निम्नलिखित में सही समझते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, राजा के गरीब वंश को दिया, और वह कलम से लिखता है। बताओ कौन सही है। हिमालय से गंगा निकलती है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला अपदान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर हमारा होने वाला ऑप्शन। ऐसे ही देखो, धीरे धीरे हमने टॉपिक 10 पर पहुंच गए हैं। ऑप्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शब्द के आदि में होता है। आदि माने शुरुआत में होता है, ध्यान रखना, शुरू में होता है। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपचार, उपचार, उपचार। संकेत के उपसर्ग 22 होते हैं। आ, अब, उपो, अप, अपि, अति, अधि, अनु, शम, नि, निर, निश, ये सभी नोट कर लेने हैं आपको। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या 22 है, तो उप में भी संस्कृत का ही उपसर्ग है। संघ के व्याकरण के अनुसार मूल उपसर्ग की कितनी संख्या है, तो 22 ही है। ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में विदेशी भाषाओं में आए अपसर्ग, उपसर्ग क्या कहलाते हैं, आगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आगत। जैसे वो है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान, विज्ञान में वी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, अधर्म, अचेत, अनुज, अतुल। तो अनुज में अनु उपसर्ग है, ध्यान रखना। बाकी तीनों में आ उपसर्ग है। संस्कार में तीन उपसर्ग होगा, सम प्लस सार, संस्कार, सम प्लस कार, संस्कार। सब में विसर्ग लगेगा, ध्यान रखना। ऑप्शन सब में हलंत लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुर्लभ में उपसर्ग क्या होगा, दुर्लभ, दुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। दुर्लभ में उपसर्ग हो जाएगा दूर। निर्जल में निर्धन, निर्धन में निर, ध्यान रखना सब में। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, बताएंगे कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, एक बार कमेंट कर देंगे। तो गैर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन लगा देंगे। गैर जो है अरबी फारसी का है, उप संस्कृत का है, को हिंदी का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। नीरज में हुआ है, नीरज में हुआ, नीरव में हुआ है, नीरज में नहीं हुआ। नीरज नहीं होता है, नीर विरजा होता है, कमल होता है। नीर का मतलब। बदनाम में बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो उर्दू फारसी का बदनाम, उर्दू फारसी बदनाम जो उपसर्ग है। बद जो उपसर्ग है उर्दू फारसी का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लावारिश में को ला क्या है, बिना। ला का मतलब है बिना या गैर। क्योंकि आपको अभी कहीं नहीं जाना है, इसका मतलब ये होता है। ला जो शब्द है अर्थ है, ध्यान रखना है, ला इलाज, गैरवाज, गैर। लावारिश में ला अर्थ है बिना, ठीक है, ध्यान रखना, बिना। अन्याय में उपसर्ग बताना है, आ हो जाएगा। अन्य में आ प्लस न्याय, अन्याय, अन्याय है ना, अन्याय, ए प्लस अन्याय हो जाएगा। उज्ज्वल में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल में प्रयुक्त उत प्लस ज्वल हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अत्यधिक में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अत्यधिक में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, अति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अति। जैसे अत्यधिक में अति हो जाएगा, अध्यक्ष में अधि हो जाएगा, अत्याचार में अति हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बहुत ही गजब की चीज़ चल रही है, बस एक बार मेरे साथ देखते रहिए। निर्मल में कौन सा मूल शब्द है, निर, निर प्लस मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, निर पर विसर्ग लगेगा, ध्यान रखना है। प्रत्युन्नति में मूल उपसर्ग कौन सा होगा, प्रति। उत्पन्न प्लस मति, प्रति उपसर्ग है, मति प्रत्येक रूप में प्रयोग होता है। उत्पन्न जो है मूल शब्द है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सत्य प्लस आचार, सदाचार, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 19वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग का जुड़ा है, केवल एक उपसर्ग, सुप्रसिद्ध। सु है, प्र है, प्रतिनिधि, प्रति है, निधि है, और पर्यवेक्षक परि प्लस अपेक्षक है, अभिभावक में अभी है। इसमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो वेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान ना, विप्रत्यय है। बे, बेकार में वे उपसर्ग है, बे खबर में वे उपसर्ग है, बे गुना में वे उपसर्ग है, मगर वे वेलदार में जो है प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, बिना काम होता। प्रत्यय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, अंत में होता है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, अंत में, शब्द के अंत में लगते हैं, ध्यान रखना। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं।
जो धातु के अंत में लगते हैं कृत्य प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय तो कृत प्रत्यय और तत् प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तत् प्रत्यय। धातु भी जुड़ते हैं कृत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम मिश्रण में जुड़ते हैं तत् प्रत्यय। कृत प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ इष्ट। पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाले ने कृदंत प्रत्यय, पढ़ना क्रिया है, कृदंत प्रत्यय हुआ है। लड़ाकू में आकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू, लड़ाकू। ऑप्शन नंबर है। तो बताएंगे निम्न विकल्प में किस में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीन, तो इन हो जाएगा रंगीन। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन 28 पर आ गया। नीलिमा में कौन सा प्रत्यय है बताएंगे? क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी किस बात की है? अरे मेरे साथ पढ़ रहा हो तो मजे मार के पढ़ो। क्वेश्चन हम 10 भी क्लास पे है। नीलिमा तो बताएंगे ईमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी लगा देंगे। गायक में इनमें कौन सा प्रत्यय है? गायक में अक हो जाएगा, गे प्लस अक, गायक। नवीन में बताएं कौन सा प्रत्यय है? ई, नवीन। न प्लस इन, नव नया, इन वन, ठीक है, नीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, बनावट, महावट, सजावट। तो मिलावट में है, बनावट में है, महावट में नहीं है। महा प्लस वट, महीने, वर्ष नहीं है इसका मतलब। खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या होगा? खेल प्लस होना, खिलौना हो जाता, तो खेल हो जाएगा, प्रत्यय होना खिलौना। भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? अक्कड़, भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़ हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, इन। रंगीन, इन। गमगीन, गम प्लस गीन हो जाएगा, गमगीन। और शौकीन में शौक प्लस इन, शौकीन, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो लुटेरे में प्रत्यय बताना है तो क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा सर, ऑप्शन। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्द में उपसर्ग बताना सब है, सब में, क्योंकि ऊपर संग की बिंदी हटेगी, सब में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। नी उपसर्ग में शब्द बने हैं, कौन शब्द है? नी उपसर्ग से बताइए, आपको होमवर्क है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज जल्दी। किस शब्द में इत प्रत्यय है? अमित में है इत। खिलाड़ी में किस प्रत्यय है? आड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी में आड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको आंसर बताने हैं। वह पुलिस के हाथ पकड़ा गया, कौन सा कारक है? बंदर पेड़ से कूद गया, कौन सा है? ठीक समय पर आ जाना कारक है। रवि सारी जानकारी जीत से लेता है, कई लोगों ने शोरगुल कुलकर्णी बताए। इन सही प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में देना, ये आपका रिवीजन है 5 क्वेश्चन का। आप इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका इंतजार करूँगा, ठीक है। अभी बता दो क्या है, कमेंट बॉक्स में जो मेन कमेंट उसमें बताना, लाइव कमेंट नहीं होता ना, क्योंकि मेन कमेंट ही दिख पाते हैं लास्ट में, लाइव कमेंट बंद हो जाते हैं। तो ये कैसे लगी आपको 10वीं क्लास थी क्वेश्चन? कितने कम समय में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। तो यही तो चीज़ है, यही तो पढ़ा कर इसको। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम जीएस के कुछ प्रश्न आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि ये वे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर लगाएंगे और अच्छे से करेंगे रिवीजन। ये वो क्लास है आपकी जो हमारी 1 से 2 घंटे में क्लास होती है। इसे हम मात्र 45 मिनट में क्लास को जो करते हैं यूट्यूब पर, उसे हम मात्र 10 से 15 मिनट में हमें कंप्लीट करेंगे। तो देखो आज का हमारा पहला प्रश्न आपको क्या सामने है, और आपका क्या कहता है पहला प्रश्न स्टूडेंट। बहुत अच्छे देखेंगे, एक एक प्रश्न के बारे में सुनेंगे और फिर अच्छे से अपने अपने आंसर को बताएंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा। इन्हें पूछा है कि निम्नलिखित में किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कला आकृतियों से सजाया था? यानी कि वो कौन थे जिन्होंने संविधान के पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और कला आकृतियों से सजाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट? तो आप लोग जानते हैं, उनका नाम है श्री नंदलाल बोस। कौन थे वो? श्री नंदलाल बोस। संविधान के सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर को 1946 को हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्योंकि सब बुढ़े बुढ़े थे। एक दिन बैठक करी, एक दिन सस्ता है, एक दिन बैठक करी, एक दिन सस्ता है। तो पहले 9 को हुई, फिर सस्ता है, फिर दूसरी 11 को हुई। ठीक है, ध्यान रखना। और स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो इसके सुलेखक थे कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको लिखा है हिंदी में। और जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए भाई ऑस्टेंड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए, भारत का कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? भारत का कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? जो 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ATMM। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। असम में त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 6ठी अनुसूची में उल्लेखित है। जो नागालैंड है ये नहीं है, जो नागालैंड है ये नहीं है, और ध्यान रखना है। और बाकी बातें, अनुसूची जो संविधान में अनुसूची थी वो कितनी थी? मूल अनुसूची संविधान में वो 8 थी, अब कितनी है? 12 है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है? वेतन और भत्ते। तीसरी में क्या है? शपथ। ठीक है, पहली में क्या है? संघ और वह उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी में है वेतन और भत्ते। तीसरी में है शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और 5वीं में है शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 6ठी में है संविधान की अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6ठी अनुसूची आपके सामने थी, 5 मिनट पहले आपको बता दी है। तो ध्यान रखना, अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी? 8, वर्तमान में कितनी है? 12। पहली में क्या था? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी में वेतन भत्ते। और तीसरी में शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और 5वीं में शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र प्रशासन। और 6ठी में था, जो 6ठी अनुसूची थी वो थी जो विशेष राज्यों से संबंधित थी। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से संबंधित, ठीक है, और नागालैंड से संबंधित नहीं थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? जो आपको सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो किस नदी के तट पर स्थित था। तो आप लोग सभी को पता होगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रावी नदी के तट पर था। सिंधु सभ्यता जो थी इसमें स्वास्तिक चिन्ह पाए गए थे। पूजा, पशुपति और मातृ देवी, इसमें ध्यान रखना। व्यवसाय कृषि था, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। व्यापार आयात व निर्यात दोनों होता था, आता भी था और जाता भी था। ठीक है, सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन नगर जो था वो मिडराना हरियाणा में था। ठीक है, मिडराना हरियाणा। और इसकी आकार जो थी त्रिभुजाकार थी। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था, क्षेत्रफल था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो अवकार पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। सबसे बड़ा नगर कौन सा? राखीगढ़ी था, जिसका क्षेत्रफल कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोम ऋग्वेद युग के नर देवता निम्न में किसके देवता थे? तो बताएंगे सोम जो ऋग्वेद युग के नर देवता थे, निम्न में किसके देवता थे? तो आपको ध्यान रखना है, तो वो पौधों के देवता थे। किसके? पौधों। क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो हमारा सोम रस है वो कहाँ से निकलता है? पौधों से निकलता है। कहाँ से? पौधों से। ऋग्वेदिक युग में जो थे भाषा थी वो संस्कृत थी। देवता जो थे इंद्र थे, पशु था घोड़ा, और नदी थी सरस्वती, और अमाजू हमेशा कुंवारी रहने वाली लड़कियों को कहा जाता था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वेदिक युग के जो नर देवता थे वो पौधों, निर्णय किसका देवता थे? पौधों को देवता थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है अमाजू किसे कहते थे? अमाजू तो हमेशा कुंवारी रहने वाली कन्या को कहते हैं अमाजू। ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन ये आपको सभी को पता है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय सत्यमेव जयते, ये आपको ध्यान रखना, सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर अपनाया 26 जनवरी 1950 को गया था। और लोकप्रिय मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया लोकप्रिय? मदन मोहन मालवीय। ये बात आपको ध्यान। भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद संख्या 108 है। अर्थ है गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है, ध्यान रखना। अर्थ क्या है? गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाला उसे कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, और भारतीय दर्शन का आधार पर उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैदिक काल में निम्नलिखित किस अनाज के लिए विरी शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो बताओ किस अनाज के लिए विरी शब्द का प्रयोग करते थे? तो वैदिक काल में तो चावल के लिए, चावल को विरी नाम से जानते थे ऋग्वेद यानी वैदिक काल में। ध्यान रखना है। अगन्य गायु कहते थे, उर्वरा कृषि भूमि कहते हैं, दुहिता पुत्री को कहते थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पौधा सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? चौथा सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। तो चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन कौन सा? उत्तर प्रदेश है। इसमें पहले जो राज्य है वो राजस्थान है, पहले स्थान पर सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। चौथा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। मैंने आपको अभी बताया उत्तर प्रदेश, सॉरी ऑप्शन कौन सा बताया मैंने आपको? उत्तर प्रदेश बताया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राज्य जो है वो 28 है, यूटी जो 8 है, पूर्वोत्तरी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य गुजरात है। जो राज्य हैं वो कितने हैं? 28, यूटी 8 है, पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है। क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य जो है वो आपको पता है गोवा है। कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ऑप्शन, ये बात आपको बतानी है। तो कर्क रेखा जो राजधानी है, राजधानी को रांची से राजधानी से गुजरती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। कौन सी राजधानी से गुजरती है? राजधानी रांची से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यह है मिजोरम त्रिपुरा, कहाँ से गुजरती है? मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राजस्थान 4 हो गए, और गुजरात MP छत्तीसगढ़ 7 हो गए, झारखंड 8 राज्य से होकर गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मित्र पर गमछा झार, ये ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र मैथ है मिजोरम, ताश है त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल और रास है राजस्थान, मैं से गुजरात, गमछा गैस है गुजरात, एम से MP मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ध्यान रखना, गमछा मैं आगे में गै, ये गै है, तो गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़। तो मित्र पर गमछा झार, ये बात को ध्यान रखनी है। मित्र से मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, तो यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा 8 राज्यों से, ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत के मध्य से, ठीक है, ध्यान रखना है। कर्क रेखा जो गुजरती है वो भूमध्य के रेखा के उत्तर में भारत के मध्य से गुजरती है। सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी रेखा सीमा रेखा स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैकमोहन रेखा स्थित है जो 1414 में निर्धारित की गई थी। और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और रेड क्लिफ रेखा भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट कुछ समय में आपको ये क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे कि सर हमारे तो बहुत सारे कुछ याद है, ये बात है। तो मैकमोहन कहाँ है? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के मैकमोहन। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ठीक है क्वेश्चन। निम्न है किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से हुआ? तो ब्रह्मपुत्र है। माजुली सबसे बड़ा द्वीप है इस पे, माजुली कौन सा द्वीप है इस पे? माजुली, जो जिसकी ऊंचाई है 2900 किलोमीटर, मानेश्वर क्षेत्र में है, तिब्बत के नाम से यारलुंग सांगबो के नाम से जानते हैं तिब्बत में इसको। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या शियांग कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना मेटा। फेसबुक जो है उसका 2004 में शुरुआत हुई थी, मार्क जुकरबर्ग इसके वो थे। यूट्यूब 2005 में आया था, ट्विटर 2006 में आया था, इंस्टाग्राम 2010 में आया था, और व्हाट्सएप 2009 में आया था। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो सोशल मीडिया नेटवर्क सबसे पहले फेसबुक इंक के नाम से जानता था, उसका नाम बदल के मेटा कर दिया गया था। पहले फेसबुक का नाम द फेसबुक था, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी फेसबुक की, और जिसके जो थे मार्क जुकरबर्ग थे। और यूट्यूब जो आया था 2005 में आया था, ट्विटर 2006 में आया था, इंस्टाग्राम 2010 और व्हाट्सएप 2009 में आया था। इन सभी का मुख्यालय जो है फेसबुक का वो है कैलिफोर्निया, ठीक है, ध्यान रखना कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किस जिले में पीतल नगरी के नाम से, हो कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश पीतल नगरी के नाम से जानते हैं मुरादाबाद को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुजफ्फरनगर को चीनिया कटोरा कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुजफ्फरनगर चीनिया कटोरा। मिर्जापुर जो है भारत का ग्रीनविच कहलाता है, ये बात आपको ध्यान है। ताल नगरी अलीगढ़ है, और चूड़ी का शहर फिरोजाबाद है। ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। हम 12 प्रश्न पर आ गए हैं स्टूडेंट, कुछ ही समय में हम सारे प्रश्न पढ़ लेंगे, अच्छे से ध्यान रखना ये बात है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो राज्य वृक्ष आपसे पूछा है कौन सा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष पूछा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बांस है, बरगद है, बाज है, अशोक है। तो आपको पता चल गया होगा कि राज्य वृक्ष जो है वो बांस अशोक है। कौन सा है? अशोक है। स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 को, ये बात आप ध्यान रखना है। जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1950 को। राजकीय जलीय है जो डॉल्फिन है। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, जिसे क्रोंच के नाम से जानते हैं। और राजकीय पुरुष है बारहसिंगा। कितने सिंगा? बारहसिंगा। ये 14 सिंगा बारहसिंगा है ना राजकीय पुरुष, राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह जो 1938 में 2 मछली 3 कमान और गंगा यमुना का संगम लिया गया है, राजकीय चिन्ह ये हमारे ध्यान रखना है ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सबसे अधिक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 80.12% सबसे अधिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश किस जिले में जनगणना 2011 में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है ऑप्शन। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में 80.12%। कहाँ सबसे ज़्यादा है? गौतम बुद्ध नगर। श्रावस्ती में सबसे कम है, श्रावस्ती में सबसे कम है। भारत में 74.04
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा केरल में है, सबसे कम बिहार में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आए थे इस बार। ये 3 या 4 क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आए थे उस टाइम। इनने पूछा सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, केरल में, और सबसे कम बिहार में। भारत की जनगणना में साक्षरता कितनी है, 74.04 थी, तो ध्यान रखना। सबसे कम श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में 80.12 है परसेंट। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है, वुमेन पावर लाइन यानी कि महिलाओं के लिए नंबर कौन सा है, वुमेन पावर लाइन की WPL के नाम से जानते हैं। तो WPL के नाम से जो जानते हैं उसका नंबर है 1090। कौन सा है, 1090। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सा नंबर है, 1090 है सर, 1090। पुलिस सेवा 112 है, CM हेल्पलाइन 1076 है, साइबर क्राइम 1930 है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, और एम्बुलेंस का जो 1008 है, 108 है, एम्बुलेंस 108। तो 4 नंबर आपको ध्यान रखने हैं, और फायर ब्रिगेड का नंबर याद रखना है आपको, कौन सा है, 101 है। तो पावर वुमेन लाइन तो 1090 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है, निम्नलिखित किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है, तो बताएंगे कौन से संगठन का नारा है सर्वोत्तम सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि SG। ब्लैक कमांडर, कैट कमांडर कहा जाता है, इन्हें ध्यान रखना है कि NSG को क्या कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। क्या कहते हैं, NSG को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। स्थापना 1984 में हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है इसका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद है, ये बताया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 1948 में कितने अनुच्छेद है, तो 30 अनुच्छेद है, जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। मानवाधिकार दिवस मनाया था 10 दिसंबर को, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कमेटी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी, अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे, ठीक है, ध्यान रखना है, कौन थे, एलेनोर रूजवेल्ट। अनुच्छेद 4 में दास्ता का निषेध है, ये बात आपको ध्यान है। 30 अनुच्छेद है इसमें, कितने अनुच्छेद है, 30। और आपसे पूछता है कि बताओ मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब से 10 दिसंबर को इसका जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन के प्रबंधक और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन के प्रबंधक और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो कार्यकारी परिषद की होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना की जो हुई थी स्थापना 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, मंत्रालय गृह मंत्रालय का अधीन आता है, अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के चावल का प्रमुख उत्पादन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है चावल का, कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट का भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पश्चिम चावल का भी है, जूट का भी है। राजस्थान जो है सरसों बाजरा का है, महाराष्ट्र जो है केला और प्याज का है, महाराष्ट्र केला और प्याज, और गुजरात जो है मूंगफली और कपास का है। और देखिए ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शन ऐसे ही पढ़िए, एक एक चीज़ों को 10-10 बार रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि सलवार ये लास्ट चांस है। अगर ये चांस निकल गया ना तो ऑप्शन फिर कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप भी जानते हैं। और हमको देख लीजिए, ठीक है, तुमसे तो कई गुना ज़्यादा पढ़ते होंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद भी हम कहाँ से लौट कर वापस आए हैं, तो कॉफ़ी है कर्नाटक में, गेहूं यूपी में, गन्ना यूपी, चाय असम, और दाल MP, और सोयाबीन मध्य प्रदेश। जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश, दाल भी मध्य प्रदेश में उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा, चाय का असम में होता है, गन्ने का यूपी में होता है उत्तर प्रदेश में, गेहूँ का भी उत्तर प्रदेश में होता है, कॉफ़ी का जो होता है कर्नाटक में होता है, मूंगफली और कपास का गुजरात में होता है, कपास और मूंगफली गुजरात। पश्चिम बंगाल में जूट के अलावा और कौन होता है, चावल का होता है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में जूट और चावल दोनों होता है, महाराष्ट्र में केला और प्याज, और राजस्थान में सरसों और बाजरा, और आम भी उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में आम। 20वें क्वेश्चन पर हम आ गए ऑप्शन, बस ऐसे 37 प्रश्न, हम 40 प्रश्न तक हम पहुँचेंगे ऑप्शन, बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, बस ये आपके पास गोल्डन चांस है, मैं तो यही कहूँगा। 15 मिनट अभी हमें मात्र हुई है। तो विदेशी व्यापार महानिदेशक DGFT के मंत्रालय का अधीन आता है, कौन आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आता है DGFT के अंतर्गत, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र के सरकार दोनों ही सम्मिलित हो तो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही सम्मिलित हो तो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, बात आपको ध्यान रखनी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का नियंत्रण होता है, जनक है कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जो उदाहरण रूस और चीन पर आधारित है। और JS जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो है JS कीन्स है, उद्देश्य जन कल्याण के साथ लाभ कमाना। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं के खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, तो इसका आंसर HYV सीड, ठीक है, HYV सीड लाए गए थे, ये बात आपको ध्यान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, HYV सीड, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल बेलोग मैक्सिको में, इसका अन्य नामों से जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी कहते हैं। नॉर्मल बेलोग इसके वो है, मैक्सिको में इसका मंत्रालय है। भारत में MS स्वामीनाथन है, ध्यान रखना है,
भारत में जो है कौन है इसके जनक, MS स्वामीनाथन। और विश्व में जो है वो नॉर्मन, ठीक है, जो मैक्सिको के थे, ये बात नॉर्मन बोरलोग, ठीक है। भारत में MS स्वामीनाथन जो 2004 में भारत रत्न मिला था, 2024 में सॉरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाया गया था। सबसे ज़्यादा लाभ हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखना है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, सब लोग जानते होंगे। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, तो ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जनक है रे टॉमलिंसन। प्रारूप 1970 सबसे पहले भेजा गया था 1971 में। जीमेल पर मैक्सिमम कितने डाटा भेज सकते हैं, तो 15 MB। भारत में ईमेल के जनक हैं शिवा अयुदुराई। कौन है ईमेल के जनक, भारत में ईमेल के जनक जो हैं वो कौन है भैया, ये बात आपको ध्यान, शिवा अयुदुराई, ठीक है, शिवा अयुदुराई। कितना अजीब गरीब नाम है। नहीं, किस कौन सा दिन भारत के राष्ट्रीय युवक दिवस के रूप में मनाते हैं, लोग का सबको पता होगा इसका, तो 12 जनवरी है सर, जिसका स्वामी विवेकानंद के जन्म का 4 जनवरी को विश्व वेद दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण बताना है क्वेश्चन आपको जल्दी से। तो परिवहन है, दूध है, जूते का कारखाना है, बैंक है, एक बात कमेंट करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, प्राथमिक क्षेत्र का जो एक उदाहरण है वो क्या है। तो प्राथमिक हो जाएगा दुग्धालय डेयरी, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका सही आंसर। अर्थव्यवस्था क्षेत्र में 3 + 2 5 है। प्राथमिक खेती, पशुपालन, खनन आदि हैं, ध्यान रखना है। द्वितीय विपणन उद्योग कारखाने और तृतीय व्यवसाय सेवा क्षेत्र है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चौथा है ज्ञान में बौद्धिक क्षेत्र और 5वां उच्च स्तर के निर्माण लेने वाली संस्था है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग में है। जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके 6 अंग है, 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 15 जज 9 साल का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष 15 में से एक ही है और कार्यकाल 3 साल होता है इनका, ध्यान रखना है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले एशियाई भी थे, ध्यान रखना है। गीतांजलि को मिला था इनको, मूल भाषा थी बंगाली। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो आपको पता है फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है। क्या है, यूरो। कहाँ क्या है, यूरो। यूरो याद रखना यारो, फन यार, मज़ा आ गया यारो, फन फिनलैंड को फन से याद करना है यारो। जर्मनी की भी यूरो है, इटली की यूरो है, यूनान की यूरो है, और स्पेन की भी यूरो है, आयरलैंड की भी यूरो है, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी बात पे हम आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो यूरो है सबकी इनकी, जर्मनी यूरो, इटली यूरो, यूनान यूरो, स्पेन यूरो, आयरलैंड यूरो, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी खोज का श्रेय किसके दिया जाता है, तो इसका कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो एक्टिविटी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है हेनरी बेकलर को दिया जाता है, हेनरी बेकलर, ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो खोज की थी, E = mc² की खोज की थी, यहाँ ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिविटी खोज का श्रेय दिया जाता है वो किया जाता है हेनरी बेकलर को दिया जाता है। मैडम क्यूरी 2 विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। मैडम क्यूरी 2 विज्ञान में नोबेल पाने वाली एकमात्र महिला। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E = mc² की खोज की थी, और रेडियो एक्टिविटी खोज की थी हेनरी बेकलर। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल, इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना है। अनब्रेकेबल आत्मकथा शीर्षक है अनब्रेकेबल। प्लेइंग टू विन ये लिखी साइना नेहवाल ने, किसने, प्लेइंग टू इट लिखी थी साइना नेहवाल ने, ध्यान रखना है, साइना नेहवाल ने लिखी थी। और अनब्रेकेबल इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना है, मैरी कॉम ने, मैरी कॉम ने। और नो होल्डिंग बैंक माइकल होल्डिंग लिखी थी। और इम्पैक्ट संजय माजेकर ने लिखी थी, माजेकर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1994 में किया गया था, 1894 सॉरी, कब किया गया था, 1894 में, 23 जून 1894 में किया गया। लुसानी लाजे इसका स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आधुनिक ओलंपिक 1896 में होते, महिला को हिस्सा लिया था 1990 में पेरिस में, भारत ने सभी, ठीक है, पेरिस में, और भारत में जब लिया था 1990 में, ध्यान रखना भारत की महिलाओं ने भी। नेक्स्ट है 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, वाह कितने का क्वेश्चन है। तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखना है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। RBI के पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ऑर्सवन स्मिथ थे। भारतीय CD देशमुख थे। स्वतंत्रता के बाद भी यही थे वक्त भी, कौन CD देशमुख।
तो आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा है ओशबर्न, स्मिथ और पहले भारतीय सीडी देशमुख और स्वतंत्र के वक्त सीडी देशमुख। 3 बार हो चुका है विमुद्रीकरण, एक 1946 में, एक 1978 में और 2016 में। अगर ये पूछता है कि स्वतंत्र पहले कितनी बार हो, एक बार 1946 में, और स्वतंत्र बाद कितनी बार, 2 बार, 1978 और 2016 में। विमुद्रीकरण जो हुआ 2 बार हुआ है स्वतंत्र के बाद, स्वतंत्र पहले 1 बार हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी सामान्य पोर्टल है, तो बताएंगे कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है, तो www.gst.gov.in ये हमारा सामान्य पोर्टल है। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लागू 1 जुलाई 2017 को 101 संविधान संशोधन है, मुख्य संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी के जनक जो है अटल बिहारी वाजपेयी, इनके दिमाग में आई थी बात सबसे पहले। कनाडा में मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर। ब्रांड अम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, ध्यान रखना जीएसटी की ब्रांड अम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, बात आपको ध्यान रखनी है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस बात से लागू किया गया था, 1974 में। वन्यजीव संरक्षण 1972 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो जल अधिनियम किस वर्ष लागू है, 1974 और वन्यजीव संरक्षण 1972। निम्न में कौन सी राशि सदिश राशि है, तो कौन संवेग सदिश राशि है, बल सदिश है, तरुण सदिश है, वेग सदिश राशि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्न में कौन सी कोशिका पावर पर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं, किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र को कहते हैं, कोशिका मस्तिष्क केंद्र को कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। और राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं केंद्र को, क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, केंद्र को कहते हैं कोशिका का मस्तक, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट है वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत में कौन सा स्थान मिला, तो ध्यान रखना वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 32वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 32वां स्थान है ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र के ने वर्ष 2026 में चारागाहों और पशुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए, इसे प्रस्ताव किस देश में पेश किया गया था, मंगोलिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगोलिया, ठीक है क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्लास, ये हमारे 38 प्रश्न थे आज के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने कम से कम समय प्रोवाइड कराया आपको क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करना, उन दोस्तों को कहना कि जो क्लास 1 घंटे में प्रोवाइड होती है उसे हमने दोनों क्लास आपको मात्र 15-20 ऐसे 30-40 मिनट में प्रोवाइड करा दिया क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही फायदा हुआ होगा यहाँ से। आप इस क्लास को आगे भी शेयर करना, कहना कि जो क्लास 2 घंटे की थी उन्हें मात्र हमने 1 घंटे में और विद एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 1 से 2 बार और पढ़ लेना इसको, और बहुत कम समय में आपको मैंने पढ़ा दी है। क्वेश्चन कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी ऐसी देखते रहना, ठीक है। हमारी हिंदी चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और यहाँ से प्रैक्टिस सेट एक चल रहा है हमारा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है जीएस के क्वेश्चन। तो इसी के साथ थैंक यू आपको सभी को, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अल्लाह हाफिज़।